हेलो हेलो हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। पीडब्ल्यू के जेई चैलेंजर्स चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम फिर से मिल रहे हैं। हम शुरू करने वाले हैं आज एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर, फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, आई रियली रियली लाइक दिस चैप्टर। क्यों? क्योंकि हम बहुत फंसते हैं। जिस चैप्टर में बहुत फंसते हैं उसके सवाल लगाने में, उसके सवाल समझने में हमें बहुत मजा आता है। ठीक है बच्चों, तो फ्लूइड मैकेनिक्स आज हम स्टार्ट करेंगे, पहले लेक्चर से शुरू करेंगे। मेरा नाम हेमंत सिंघल है। मैंने खुद ने जेई निकाली थी मैंने 2002 में। उस समय मेरी 62 रैंक थी, मेंस में 70 थी। ठीक है, उसके बाद कई साल मैंने कॉर्पोरेट में काम किया और कुछ सालों से मैं कई सालों से आप बच्चों को, अच्छे बच्चों को पढ़ा रहा हूं। तो ठीक है बच्चों, हम शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर फ्लूइड मैकेनिक्स का ऑन जेई चैलेंजेस। ठीक है, तो क्या क्या करने वाले हैं इसमें, मैं भी देखता हूँ क्या क्या करने वाले। तो हम इसमें पढ़ेंगे स्टैटिक प्रेशर। इसमें हम पढ़ेंगे स्टैटिक प्रेशर नहीं, इसमें हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे स्टैटिक प्रेशर। स्टैटिक प्रेशर उससे रिलेटेड सवाल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और उसके अलावा मिक्स्ड प्रॉब्लम्स। बहुत बढ़िया। उसके अलावा हम पढ़ेंगे इसमें मिक्स्ड प्रॉब्लम्स के कुछ सवाल करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। तो पहला सवाल जो है बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, इसमें हम काफ़ी सारे कंसेप्ट एक ही सवाल में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हमें कहा गया है हमारे पास ऑयल है, वाटर है, और उनके बीच में कहीं हमारे पास आइस है। तो हमसे पूछा गया है कि प्रेडिक्ट करना है कि सरफेस वन ऊपर जाएगी नीचे जाएगी वहीं रहेगी, सरफेस टू ऊपर जाएगी नीचे जाएगी वहीं रहेगी। ठीक है बच्चों, तो आइस मेल्टिंग के जो सवाल होते हैं, ये सारे कैटेगरी के सवाल जो है वो हम जो है लाइन से करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम क्या करते हैं, हमारा एक स्विमिंग पूल बनाते हैं। हम क्या बना रहे हैं बच्चों? हम एक स्विमिंग पूल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? लाइन से बनाए, लाइन, अच्छा ये भर ले, अच्छा ये भरने वाला, इससे बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक, अच्छा काला पेन हो गया, पेन। ठीक है, तो हमने एक सबसे पहले स्विमिंग पूल बना लिया। अनेबल टू रिकॉग्नाइज, अच्छा ये फेस रिकॉग्नाइज का है। ठीक है, तो हम वापस बनाते हैं। तो सबसे पहले कितनी बार बोलोगे सर सबसे पहले है? ठीक है, हट जा, हट जा, हट गया, हट गया। हाँ, अभी भी नहीं हटा। ठीक है, तो यहाँ से चालू कर लेता हूँ। नहीं, तो एक मैंने स्विमिंग पूल बनाया जिसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, जैसे यूट्यूबर्स करते हैं ना, स्विमिंग पूल में अलग अलग चीज़ें ऑर्बिस भर लेते हैं और ये सब कर लेते हैं। अगर आपने देखे हो मिस्टर बीस्ट वगैरह, तो हम भी हमारे स्विमिंग पूल में क्या करेंगे, एक बना के एलिफेंट टूथपेस्ट करते हैं। आजकल बहुत सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, तुम्हारी वजह से मैं भी यूट्यूब देखने लग गया हूँ आजकल। करते क्या है लोग बाग यूट्यूब पे। ठीक है, तो ये हमने एक जो है छोटा मोटा स्विमिंग पूल बनाया जिसमें हम यूट्यूब वीडियो बनाएंगे, वायरल वीडियोस बनाएंगे। ठीक है बच्चों, कैसे बनाएंगे? हट जा। तो इस स्विमिंग पूल में हमने क्या किया, सबसे पहले एक नाव लेके आए। वी हैव ब्रॉट अ बोट इन द स्विमिंग पूल। ठीक है, अब इस स्विमिंग पूल में हमने इस नाव के अंदर एक आदमी को खड़ा कर दिया। वी हैव पुट अ पर्सन, स्टिक मैन। ठीक है, हिज होल बॉडी इज मेड ऑफ स्टिक। ऐसे एक स्टिक मैन को हमने यहाँ पे खड़ा कर दिया। ठीक है, कर दिया। और उसके अलावा उसके बाद उस आदमी को हमने बॉल, नाव में ढेर सारी गेंदें दे दी। ठीक है, कॉपी कैसे करते हैं? ऐसे। ठीक है, बॉल्स दे दी। क्या कर दी? बॉल्स दे दी। ये सारी जो बॉल्स है हमारी प्लास्टिक की बॉल्स है। ठीक है, हमने इसको बॉल्स दे दी। ठीक है, और ये जो सारी बॉल्स हैं बच्चों, ये क्या है? हमारी प्लास्टिक बॉल्स है। ऑल दिस बॉल्स आर प्लास्टिक। उसके बाद जब ये सारा हमने स्विमिंग पूल उतार दिया, तो हमने दीवार पे मार्क लगा दिया, तेजाब मैं हूँ, मार्क इधर है? ठीक है, वो वाला मार्क हमने दीवार के साइड में लगा दिया, मतलब स्विमिंग पूल की दीवार पे लगा दिया कि पानी का लेवल ये है। ठीक है, तो हमारे वायरल वीडियो का हमने सेटअप कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हम बेसिकली क्या कर रहा है, ये आदमी जो है एक एक करके गेंद को स्विमिंग पूल के बाहर फेंक रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, स्विमिंग पूल के गेंद को बाहर फेंक रहा है।
तो हमसे ये पूछा गया है वाटर का लेवल ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा या वही रहेगा, ठीक है, या हम नहीं बता सकते। तो वाटर लेवल इज गोइंग टू गो अप, इज गोइंग टू गो डाउन, और इट विल रिमेन सेम। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्लियर है? वाटर लेवल का क्या होगा, ठीक है। तो बॉल जो है हमने नाव में से बाहर फेंकी है, स्विमिंग पूल से, बॉल पानी में तो नहीं थी, ठीक है, लेकिन इस बॉल की वजह से क्या पानी डिस्प्लेस होगा ये हमें देखना है, ठीक है। मान लो नाव का वजन 50 kg है, ठीक है, तो हमारी बोट का वजन जो है वो है 50 kg, ठीक है बच्चों, और हमारे आदमी का वजन जो है 60 kg है, ठीक है, मैन का वजन 60 kg है, ठीक है। और हमारी जो गेंद है, हर एक गेंद जो है उसका जो वजन है वो हम मान लेते हैं 1 kg है, ठीक है। तो बॉल का वजन, तो मास ऑफ बॉल इज 1 kg, ठीक है। शुरू में 6 गेंदे, ठीक है। तो जो चीज फ्लोट कर रही है, ठीक है, आदमी, बोट और 6 गेंदे, ठीक है, इनका टोटल वजन कितना है? 116 kg, ठीक है। तो जब ये पानी में नहीं थी तब पानी जो था डिस्प्लेस नहीं था, तो जो हमने पानी में डाला था, पानी सपोर्ट कर रहा है। अब इसमें से कोई चीज हल्की है भारी उससे मतलब नहीं, पानी कुल मिला के सपोर्ट कर रहा है। कितना केजी सपोर्ट कर रहा है? 116 kg। अगर पानी 116 kg सपोर्ट कर रहा है तो क्या होगा? वो पानी डिस्प्लेस होगा। 116 kg सपोर्ट करने के लिए कितना पानी डिस्प्लेस होगा? 116 kg पानी डिस्प्लेस होगा, मतलब 116 लीटर पानी का लेवल बढ़ेगा। तो नाव डालने से पहले अगर हमारा वाटर का लेवल ये था तो वो लेवल 116 लीटर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि हम एक एक गेंद फेंक रहे हैं। तो एक पहली गेंद फेंकी तो पानी को कितना सपोर्ट करना है? 115 सपोर्ट करना है, ठीक है। तो पानी जो है पहले 116 सपोर्ट कर रहा था, अब 115 केजी सपोर्ट कर रहा है, उसको कम सपोर्ट करना है, तो ऑब्वियसली डिस्प्लेस्ड वाटर कम हो जाएगा, तो वाटर का लेवल डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो वाटर का लेवल क्या करेगा? आंसर हमारा सी करेक्ट होगा, डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि हम पानी के बाहर फेंक रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज अगर हम दूसरे तरीके से सोचे, ठीक है, पानी में अगर हम कंकर डालते हैं, कौवे वाली कहानी हमने सुनी है, पानी का लेवल ऊपर आता है तो ऑब्वियसली कंकर निकालेंगे तो क्या होगा? पानी का लेवल नीचे जाएगा। पानी में हम आइस डालते हैं, पानी का लेवल बढ़ता है। पानी से आइस निकालते हैं तो वाटर का लेवल नीचे आता है। तो पानी से अगर हम कुछ भी निकालेंगे, भले ही वो तैर रही है या डूबी हुई है, पानी का लेवल क्या होगा? गिरेगा, ठीक है। तो ये पानी में तैर रही है, पानी के डायरेक्ट कांटेक्ट में होना भी जरूरी नहीं है। नाव है, नाव जो है, जो नाव तो तैर रही है, नाव का ओवरऑल वजन कम हो रहा है, ठीक है। तो किसी चीज का वजन कम हो रहा है जो पानी में है, पानी से कोई चीज बाहर जा रही है, तो वाटर का लेवल हमेशा क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये क्लियर है? ठीक है। अगर हम बॉल को बाहर फेंकते हैं, केस 1, ठीक है, तो केस 1, प्लास्टिक बॉल, प्लास्टिक बॉल इज थ्रोन आउटसाइड, ठीक है। या प्लास्टिक बॉल हो या आयरन हो या कंकर हो या आइस हो, कुछ भी पानी से बाहर जाएगा तो क्या होगा? वाटर लेवल डिक्रीज, डिक्रीजेस, ठीक है बच्चों। केस 1। केस 2 अगर हम लेते हैं कि अब हम जो कर रहे हैं, बॉल को क्या कर रहे हैं? बॉल को जो है हम पानी में फेंक रहे हैं, हम जो है प्लास्टिक बॉल्स को पानी में फेंक रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा? थोड़ा सा सोच के बताओ। तो देखो बच्चों, दो गेंद हमने पानी में फेंकी, उसके अलावा सिस्टम का वजन जो था कितना था? कितना था? 114 kg। तो 114 kg पानी वो डिस्प्लेस करेगी। अब बात उन दोनों की आती है। तो दोनों गेंद जब बोट में थी, पानी में तैर रही थी इफेक्टिवली, तो बोट का वजन बढ़ा रही थी 116, तो 116 लीटर डिस्प्लेस हो रहा था। जब हम उनको फेंक रहे थे, जब वो हवा में थी, हालांकि उसने नहीं पूछा कि हवा में क्या होगा, हवा में थी, पानी 114 सपोर्ट कर रहा है, तो 114 लीटर डिस्प्लेस होगा। पानी की डेंसिटी क्या होती है? रो ऑफ वाटर क्या होती है? क्या होती है? 1 kg/लीटर, या फिर 1 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 1 ग्राम/मिलीलीटर, या फिर 1000 kg/मीटर क्यूब, ठीक।
तो ये सारी डेंसिटी होती है। तो ऑब्वियसली अगर हम एक केजी को जब हम बोट में था तो 116 लीटर डिस्प्लेस हो रहा था टोटल। अब वो पानी में आ गया। प्लास्टिक बॉल, इतना तो पता ही है हमें, प्लास्टिक बॉल है तो क्या करेगी, फ्लोट करेगी। ठीक है, फ्लोट करेगी मतलब उसका वजन कितना, 1 केजी। तो अभी कितना पानी डिस्प्लेस करेगी, 1 केजी। तो जब वो बोट में थी तब भी वो 1 केजी कर रही थी, अब वो पानी में आ गई है तब भी 1 केजी करेगी। भाई पानी जो है पहले भी 116 केजी सपोर्ट कर रहा था, अभी भी वो 116 केजी सपोर्ट कर रहा है। जब वो सपोर्ट उसका बराबर ही कर रहा है तो वाटर डिस्प्लेस भी क्या होगा, सेम होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा दूसरे केस में, बी आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो क्या हमने करा कि प्लास्टिक बॉल्स, ठीक है, पहले केस में हमने देखा पानी से बाहर कुछ भी फेंको, ठीक है, पानी से बाहर कुछ भी फेंको तो वाटर लेवल डिक्रीज करेगा। दूसरे केस में हमने देखा अगर कोई चीज फ्लोट कर रही है, हमेशा फ्लोट कर रही है, तो उतना ही वाटर डिस्प्लेस करेगी। डजेंट मैटर वो पानी के डायरेक्ट कांटेक्ट में है या नहीं, क्योंकि पानी उसको सपोर्ट कर रहा है, कैसे भी सपोर्ट करे। ठीक है, तो प्लास्टिक बॉल इज थ्रोन इन वाटर। ठीक है, तो क्या होगा, वाटर लेवल रिमेन्स सेम। ठीक है, ये हमारा दूसरा केस था। ये दो ऐसे लिखते हैं, क्या बढ़िया दो लिखा है। तो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, वाटर लेवल विल रिमेन सेम। आगे बात बच्चे समझ में। ठीक है, अब एक और केस लेते हैं। इस बार हमारे पास क्या है, जो बॉल है वो हम एक्सपेरिमेंट रीसेट किया है। हमने क्या किया है, एक्सपेरिमेंट रीसेट किया है। ठीक है, वापस हमने जो है आदमी वो ही लेके आए हैं। ठीक है, पर इस बार बॉल जो है वो दूसरी लेके आए। ठीक है, और वो बॉल्स है हमारी आयरन बॉल। ये बार लोहे की बड़ी बड़ी गेंदें लाए हैं और हमने लेवल मार्क किया है। अब वाटर लेवल क्या होगा, भाई आयरन बॉल है, उनका वजन बढ़ा लेते हैं। उनका वजन जो है मान लेते हैं, कितना कर लेते हैं हम, 10 केजी कर लेते हैं। ठीक है, 5 केजी कर लेते हैं। ठीक है, और उनका वॉल्यूम भी कुछ दे देते हैं। उनका वॉल्यूम जो है मान लेते हैं 1 लीटर। मान रहा हूं मैं आयरन की रिलेटिव डेंसिटी 5 है, आई डोंट नो कितनी है, बट मान रहा हूं कि 5 है। वाटर से ज्यादा है, कुछ भी है वाटर से ज्यादा है। तो अभी कितना पानी डिस्प्लेस हो रहा है, हमारे पास 6 गेंदे हैं। 6 गेंदे, एक गेंद का वजन 5 किलो है, तो हमारे कितना हो, 30 किलो और बढ़ गया। तो 140 लीटर पानी का लेवल बढ़ चुका है। 110 इधर से, 5 × 6 30। ठीक है, तो अभी कितना है, 140 लीटर पानी डिस्प्लेस हो रहा है। तो अब क्वेश्चन ये है कि जब ये आयरन बॉल्स को हम पानी में डालेंगे तो ऑब्वियसली वो स्विमिंग पूल के बॉटम में जाएगी, तो वाटर का लेवल डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, या वही रहेगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आयरन बॉल हम पानी में डाल रहे हैं, वो डूब गई है, पानी का लेवल इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, वही रहेगा। भाई कौवा जब कंकर डालता था तो इंक्रीज होता था, तो अभी क्या होगा, इंक्रीज होना चाहिए। तो कंकर वो बाहर से लाके डालता था, कंकर पहले पानी में नहीं तैर रहा है किसी लकड़ी के ऊपर। ठीक है, तो अब क्या होगा बच्चों, एक गेंद को लो, एक गेंद को लो सिर्फ। ठीक है, एक गेंद जो है उसका वजन 5 किलो है, तो कितना पानी डिस्प्लेस कर रही है, 5 लीटर। ठीक है, 6 गेंदे 30 लीटर कर रही है, एक गेंद 5 लीटर कर रही है। नाव के थ्रू कर रही है, भाई टोटल नाव का वजन जो है हमारा कितना है, 140 किलो है, किलो है। ठीक है, तो 140 किलो अगर उसका वजन है तो 140 लीटर डिस्प्लेस हो रहा है। उसमें से एक आयरन बॉल का कंट्रीब्यूशन कितना है, 5 लीटर। ठीक है, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट करने के लिए पानी 5 लीटर पानी का लेवल ऊपर जाता है। ठीक है, तो अभी जो है एक बॉल की वजह से जब वो नाव में थी 5 लीटर पानी ऊपर जा रहा है। जब वो पैंदे में आ जाती है तो अभी भी वाटर डिस्प्लेस कर रही है। ठीक है, कितना डिस्प्लेस कर रही है, अपने वॉल्यूम के बराबर। अगर वो पानी के अंदर है, तो पानी में कोई चीज डालते हैं तो उससे वाटर का लेवल कितना बढ़ता है, जितना पानी में चीज डाली है उसका वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। जब वो नाव में थी तो अपने मास के बराबर पानी डिस्प्लेस कर रही थी, 5 लीटर। जब वो पानी में है तो अपने वॉल्यूम के बराबर डिस्प्लेस कर रही, वो है 1 लीटर। ठीक है बच्चों, तो अगर वो वॉल्यूम के बराबर डिस्प्लेस कर रही है तो रुको 1 सेकेंड। हाँ, तो पहले वो 5 लीटर कर रही थी, अब वो 1 लीटर कर रही है। ठीक है, पहले एक बॉल की वजह से 5 लीटर पानी ऊपर था, अब एक बॉल की वजह से पानी सिर्फ 1 लीटर ऊपर है। तो क्या होगा, वाटर का लेवल जो होगा बच्चों वो क्या करेंगे, नीचे जाएगा। पहले 5 लीटर था, अब 1 लीटर है। जैसे ही अगर आप नाव, आपके पास तालाब में आप एक लाश ठिकाने ले जा रहे हो, ठीक है, और नाव में है,
तो आप उसको अगर तालाब में डालते हो तो तालाब में क्या होता है, वाटर का लेवल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। आ रही बात बच्चों समझ में, वाटर लेवल विल एक्चुअली डिक्रीज, ठीक है, क्योंकि वो पैंदे में जा रही, जब तक नाव में थी तो अपने वजन जितना डिस्प्लेस कर रही थी, और जब लास्ट हम तालाब के पैंदे में चली गई तो अपने वॉल्यूम जितना डिस्प्लेस कर रही है। तो बाद में फूल के आ जाएगी वो अलग बात है, पर अगर आप किसी को डालते हो कोई भारी चीज जो डूबती है उसको पानी में डालते हो, एक्चुअली वाटर का लेवल क्या होगा, कम होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी केस नंबर 3। ठीक है, तो आयरन बॉल आर, अच्छा इस लिख दिए क्या, आयरन बॉल। ठीक है, अब कहोगे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, अरे थोड़ा सा थोड़ी पूछा, थोड़ी कितना फर्क पड़ेगा, किस तरफ पड़ेगा, डिक्रीज करेगा, नैनोमीटर करेगा, माइक्रोमीटर करेगा, करेगा तो सही ना। आयरन बॉल, थ्योरेटिकल क्वेश्चन इज थ्रोन इन वाटर। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, वाटर लेवल विल डिक्रीज। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये समझ में आएगा आपको कि वाटर लेवल किस केस में बढ़ता है, किस केस में घटता है, किस केस में वही रहता है। ठीक है, तो ये हमने हमारा वायरल यूट्यूब वीडियो बना लिया, हमने स्विमिंग पूल में कर लिया। अब हम स्विमिंग पूल में एक और एक्सपेरिमेंट करने वाले, ठीक है, एक और एक्सपेरिमेंट करने वाले, तो एक बार और स्विमिंग पूल बना लेते हैं, जल्दी से बना लेते हैं बच्चों। हाँ, छोटा सा हमारा एक्सपेरिमेंट होगा, फटाफट 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 हम कर लेते हैं। दिस इज आवर स्विमिंग पूल। ठीक है, ठीक है, पानी पानी से ही तो सारे जो होते हैं, ताजमहल से लेके सब में लेवलिंग कैसे करते हैं, एक पाइप में पानी भरते हैं, दोनों तरफ पाइप का लेवल जो है उसको मैच करके उसी से हम लेवलिंग करते हैं। पानी बहुत जगह काम आता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, स्विमिंग पूल है। इस बार हमने बच्चों क्या किया है, स्विमिंग पूल में एक बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा क्या किया हमने बच्चों, अरे यार, ठीक है, रुक जाते हैं एक सेकंड। हमने क्या किया बच्चों, बहुत बड़ा ला के आइस क्यूब हमने पानी में डाल दिया। ठीक है, एक जाइंट आइस क्यूब पानी में डाला गया है। ठीक है, करीब 10% बाहर रहता है मोटा मोटी, और बाकी अंदर रहता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक हमने जाइंट आइस क्यूब लाके डाल दिया। ये क्वेश्चन सभी को आना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, पर इसको अभी अपन कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे आइस मेल्ट होगी, जैसे जैसे आइस मेल्ट होगी, वाटर का लेवल क्या वही रहेगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या नहीं बता सकते। ठीक है, ये वाटर आइस सेम मटेरियल की बनी है, आइस जो है वाटर से ही बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि क्या होगा, तो वाटर की डेंसिटी एक मान लेते हैं, एक होती भी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या केजी पर लीटर। आइस की डेंसिटी लगभग 1.1 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी आइस क्यूब है, ठीक है, ये आइस क्यूब है, इसका मास अगर हम 10 केजी ले लें, ठीक है, तो कितना पानी डिस्प्लेस कर रहा है, 10 लीटर। ठीक है, वाटर कितना डिस्प्लेस कर रहा है, आइस क्यूब जो है कितना वाटर डिस्प्लेस कर रहा है, 10 लीटर। ठीक है, तो ये जो हमारा पानी जो इसने डिस्प्लेस किया है, ये कितना है, 10 केजी, 10 केजी के बराबर करेगा तो 10 लीटर, क्योंकि वाटर की डेंसिटी तो एक है। ठीक है, तो जब आइस का अभी वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ आइस, वॉल्यूम ऑफ आइस डेंसिटी 1.1 थी। ठीक है, कितना हो जाएगा, 11 लीटर। आइस जब मेल्ट हो जाएगा तो पानी बनेगा। ठीक है, तो पानी कितना बनेगा, पानी कितना बनेगा, पानी कितना बनेगा, 10 लीटर, क्योंकि डेंसिटी एक हो जाएगी ना। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कन्वर्टेड, ओके, व्हेन आइस टर्न्स टू वाटर, बर्फ जब पानी बन जाती है तो मास कंजर्वेशन से मास तो 10 केजी रहेगा, और वॉल्यूम ऑफ वाटर जो हो कितना हो जाएगा, 10 लीटर। ठीक है, तो आइस को जब हमने पानी में डाला था तो उसकी वजह से
वाटर लेवल कितना बढ़ रहा था, 10 लीटर। आइस जब मेल्ट हो गई तो कितना पानी बनाया उसने, 10 लीटर। ठीक है, तो पहले उसने कितना वाटर का लेवल बढ़ाया, 10 लीटर। अब वो पानी में चली गया तो मिल गई तो भी कितना बढ़ाया, 10 लीटर। तो वाटर लेवल क्या होगा, सेम रहेगा, वाटर लेवल रिमेन्स सेम। वाटर लेवल रिमेन्स सेम। ठीक है, तो जब आइस मेल्ट करती है तो हमारा वाटर लेवल क्या रहता है बच्चों, वही रहता है। ठीक है, तो फिर ये सब क्यों चिल्लाते रहते हैं कि भाई सारी आइसबर्ग मेल्ट हो रहे हैं, सारी आइस मेल्ट हो रही है, सी लेवल राइज कर रहा है। तो इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो ये सवाल तो क्लियर है, ये सवाल तो सबको आता होगा, आई होप कि इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। भाई जो पानी उसने डिस्प्लेस किया 10 किलो और मेल्ट हुआ के भी पानी बनाया 10 किलो, तो वाटर लेवल वही रहेगा। ठीक है, पर अब इस सवाल में हम थोड़ा सा एक छोटा सा ट्विस्ट लगाते हैं। ठीक है, वी आर गोइंग टू ट्विस्ट थिंग्स अराउंड। वाई, बिकॉज ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट रीसेट किया हमने, एक्सपेरिमेंट रीसेट किया तो इस बार स्विमिंग पूल को हमने समंदर से, टैंक से पानी लाके सी वाटर से भरा है, और हमारा जो जाइंट आइस क्यूब है वो है फ्रेश वाटर आइस। आइस जो हमने मंगाई है, आइस अभी भी हमने सी वाटर वाली नहीं, वो फ्रेश वाटर को फ्रीज करके बनाया। ठीक है, तो अब वाटर लेवल का क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। इस बार क्या है, सी वाटर है और आइस जो है हमारी क्या है, फ्रेश वाटर आइस है। ठीक है, तो अभी भी उसका ये तो वही छोड़ देते हम, और ठीक है, बाकी चीज़ें सेम है। ठीक है, वाटर लेवल रिमेन सेम जब सेम आइस और वाटर, मैंने कहा था ना एक ही प्रजाति के। इस बार जो है हमने प्रजाति थोड़ी सी बदल दी। हाँ बच्चों, हमने क्या किया, थोड़ी सी प्रजाति बदल दी लोगों की। ठीक है, इस बार आइस जो है फ्रेश वाटर है, पानी सी वाटर है। पॉज करो, थोड़ा सा सोचो कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, कैसे होगा। ठीक है, थोड़ा सा सोचो पॉज करके, ये मेल्ट होगी, वाटर लेवल बढ़ेगा घटेगा, वही रहेगा। अभी तक क्या होता, बढ़ रहा था, वही रह रहा था, और क्या हो रहा था, घट रहा था। इस बार क्या होगा। ठीक है, इसको सोचने के कई सारे तरीके हैं। पहली चीज ये है कि अभी जो है आइस जो है 10 किलो की है। आइस कितने किलो की है, 10 किलो की। ठीक है, सी वाटर मान लेते हैं, सी वाटर मान लेते हैं 50 किलो। ठीक है, तो 10 किलो आइस ने कितना सी वाटर डिस्प्लेस किया, 10 kg सी वाटर डिस्प्लेस किया। ठीक है, पर इस बार 10 kg 10 लीटर नहीं है। हरी बात समझ में, कि सी वाटर क्या होता है, सी वाटर क्या होता है, फ्रेश वाटर से ज़्यादा डेंस होता है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ तक जो पानी का लेवल है हमारा, इसमें कितना है पानी का लेवल, अगर सी वाटर 60 किलो होता तो होता, भाई इसका वजन 50 है, इसका वजन 10 है, तो इसने 10 kg सी वाटर डिस्प्लेस किया। ठीक है, इसने क्या किया, 10 kg सी वाटर डिस्प्लेस किया, तो कुल मिला के 60 kg, अगर 60 kg सिर्फ सी वाटर होता तो ये वाटर का लेवल होता। हरी बात समझे, भाई 10 kg डिस्प्लेस किया, 50 पहले से था, तो टोटल 60 kg जितना डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो 60 kg यहाँ पे अगर हम मार्क करें तो हमारा जो, अगर 60 किलो सी वाटर भरते तो वही होता। ठीक है, बट अब क्या कहानी है, अब जो है हमारे पास जब आइस मेल्ट हो गई तो हमारे पास अब एक्चुअल में 60 kg हो गया। ठीक है, तो खारा पानी और मीठा पानी मिलाए तो क्या मिलता, खारा ही मिलता। खारे पानी में कोई भी कितना भी मीठा पानी मिला लो, खारा ही मिलता, जब तक कि वो पीपीएम उसका पार्ट पर मिलियन तक ना पहुंच जाए। खारा मिला, कुछ भी मिला तो खारा ही रहता है ऑब्वियसली। ठीक है, बट मान लो पहले सी वाटर की डेंसिटी 1.13। ठीक है, और ये जो पानी बनाएगा फ्रेश वाटर इससे मिलेगा, उसकी डेंसिटी 1 है। तो जब हम दोनों को मिलाएंगे बच्चों, तो डेंसिटी क्या होगी, 1.1 से कम होगी। ठीक है, पहले ये मार्क था सी वाटर अगर 60 kg हमारा होता 1.1 डेंसिटी से, अभी 60 kg डेंसिटी घट गई, मान लो 1.08 हो गई। ठीक है, अगर डेंसिटी घट गई सेम मास में, दो वॉल्यूम है हमारे पास, एक की डेंसिटी 1.1 है, एक की 1.08 है, वॉल्यूम किसका ज़्यादा होगा, 1.08 का ज़्यादा। डेंसिटी मास सेम है, रो इंटू वी कॉन्स्टेंट, रो कम हो गई तो लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, सी वाटर में फ्रेश वाटर मेल्ट होता है तो उससे क्या होगा, लेवल बढ़ जाएगा। दूसरे तरीके से इसको सोचते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है 11 लीटर पानी। ठीक है,
11 लीटर आइस का वॉल्यूम है। जब मेल्ट कर जाता है तो उसका वॉल्यूम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 लीटर हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 10 लीटर हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास डेंसिटी कितनी है, 1.1। हमारे पास वाटर की डेंसिटी कितनी है, 1.1। ठीक है, तो अभी इसने कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रखा है, उसने वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रखा है अभी कितना, मास डिवाइडेड बाय रो। ठीक है, 10/1.1। अभी कितना डिस्प्लेस कर रखा है, 10/1.1। ठीक है, तो दिस इज V1। अभी पानी का लेवल इतना बड़ा है। जब ये वाटर बन जाएगा, जब ये क्या बन जाएगा बच्चों, वाटर बन जाएगा, तब ये कितना डिस्प्लेस करेगा, कितना पानी ऐड करेगा, 10 लीटर। पहले पानी डिस्प्लेस था 10/1.1, अब कितना है, 10 लीटर। क्या होगा, वाटर का लेवल बढ़ जाएगा। हरी बात समझ में भाई? सीधी सी बात यह है कि अभी उसने वाटर डिस्प्लेस कर रखा, उसका वजन 10 kg है, तो 10/1.1 वाटर की डेंसिटी। जो पानी बन जाएगा तो कितना वॉल्यूम देगा, 10 लीटर। तो वॉल्यूम उसका ओवरऑल जो है मर्ज होने के बाद बढ़ जाएगा, इसमें नहीं आएगा। दिस वॉल्यूम इज 10/1.1 है, और जो बनेगा वो बनेगा 10। तो थोड़ा सा एक पानी की लेयर मान लो हल्का इमिसिबल है, मिक्स नहीं हो रहा है, थोड़ी सी लेयर बढ़ जाएगी तो ओवरऑल वाटर का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, आ रही बात समझ में, ये क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो ओरिजिनल जो हमारा सवाल था, अब हम इस पे आते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या किया बच्चों, अभी तक हमने स्विमिंग पूल में बॉल बाहर फेंकी, बॉल पानी में फेंकी, आयरन बॉल फेंकी, बॉडी फेंकी। ठीक है, आइस मेल्ट कराई, और इस बार हमने फ्रेश वाटर आइस मेल्ट कराई। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कुछ और कर रहे हैं। अब हम कर रहे हैं, हमारे पास जो आइस है वो ऑयल और वाटर के बीच में। ठीक है, हमारी जो आइस है वो ऑयल और वाटर के बीच में, ऑयल से डेंसिटी आइस की कम है, वाटर से सॉरी ऑयल से डेंसिटी ज़्यादा है, वाटर से कम है, तो इनके बीच में। अब ये आइस मेल्ट होगी, और इस बार फ्रेश और सी वाटर वाला हिसाब नहीं है। ठीक है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट नहीं है। ठीक है, इस बार ये आइस मेल्ट होती है, तो सरफेस 1 का क्या होगा और सरफेस 2 का क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो पॉज करके ये वीडियो थोड़ा सा सोचना, थोड़ा सा करना। इसमें एक और कंसेप्ट हम नया सीखेंगे, एंड आई होप कि सरफेस किसका लेवल ऊपर नीचे जाएगा, इसके बाद आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सोचो बच्चों, थोड़ा सा सोचो। ठीक है, तो सबसे पहले सरफेस 1 देखते हैं। ठीक है, लॉट ऑफ वेज टू सी दिस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, सरफेस 1 देख लेते हैं। सरफेस 1 का क्या होगा, ऑयल का वॉल्यूम मान लो 5 लीटर। आइस के मेल्ट होने से उस पर चेंज नहीं आएगा, 3 चीजों से बना है। पानी का लेवल भी मान लो 5 लीटर है। ठीक है, उसके लेवल में चेंज नहीं आया। अरे ऑब्वियसली कहोगे कि आइस वाटर बढ़ गया, पर मैं कह रहा हूँ कि जो आइस मेल्ट होती है उसके वाटर को अलग ले लो, ये वाटर 1 ले लो, तो वाटर 1 का लेवल 5 वॉल्यूम 5 लीटर। आइस का वॉल्यूम मान लो 4 लीटर है। तो जब आइस मेल्ट होगी तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3.9 मान लो फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरह से आप रैंडम नंबर असाइन कर सकते हो। आपको रो 1, रो L, रो O, रो I, रो L उसके साथ लेके चलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नंबर असाइन कर लो, सब्जेक्टिव पेपर तो होता नहीं हो, सब्जेक्टिव हो तो भी ऐसे मान सकते हो। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ही तो कर रहे हैं हम। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम कम हो गया। ठीक है, तो पानी का वाटर 1 का नहीं बदला। ठीक है, एंटिटी 1 का वॉल्यूम नहीं बदला, एंटिटी 2 का वॉल्यूम नहीं बदला, एंटिटी 3 का वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो गया। तो ओवरऑल सिस्टम का वॉल्यूम क्या हो गया बच्चों, ओवरऑल सिस्टम का वॉल्यूम क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। और ओवरऑल सिस्टम का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो क्या होगा, सरफेस 1 विल गो डाउन। ठीक है, व्हाई, बिकॉज ओवरऑल वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। क्या हो रहा है बच्चों, हमारा ओवरऑल वॉल्यूम जो है बच्चों क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसलिए सरफेस 1 नीचे जाएगी। सरफेस 2 की बात आती है। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से करते हैं। ठीक है, तो हम एक नया पेज लेते हैं, इसमें हम वापस बनाते हैं हमारा किस्सा। ठीक है, ठीक है, तो इसको बिना डेंसिटी के मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, और वो करूँगा भी सही बच्चों, बट अभी के लिए हम ले लेते हैं डेंसिटी रो O, रो I और रो W। ठीक है, तो आइस पे, आइस का वॉल्यूम V ले लेते हैं। ठीक है, तो आइस पे जो बायंसी फोर्स लगता है कितना होता है, आइस
इक्विलिब्रियम में, तो रो आई इंटू वी जी इज इक्वल टू, ये आपको पता होना चाहिए, रो इंटू ऊपर मान लो वॉल्यूम V1 है, यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम V1 है, पानी वाले का वॉल्यूम V2 है, प्लस रो वाटर इंटू V2 इंटू जी। ठीक है, ये उसका इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है। ठीक है, तो ये जो होता है उसका इक्विलिब्रियम होता है। कहाँ से होता है, मतलब ऑयल भी जो है उस पर बायनेंसी फोर्स लगा रहा है क्या? ऑयल अगर हम देखें तो ऑयल तो सारा का सारा फोर्स ऊपर से लगा रहा है, वाटर नीचे से लगा रहा है। ऑयल तो उसको एक्चुअली नीचे ले जा रहा है, वाटर उसको ऊपर ले जा रहा है। तो बायनेंसी फोर्स में ऑयल का डायरेक्शन, ऑयल की वजह से लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन ऊपर कैसे आया? ठीक है, अरे आ रही बात समझ में भाई? जब ऑयल उसको नीचे ले जा रहा है तो ये कैसा है, कुछ इसमें होता क्या है, इसको आप लोग को निकाल के देख लो। यहाँ पे प्रेशर P1 मान लो, यहाँ प्रेशर P2 मान लो। ठीक है, तो नेट फोर्स जो आ जाएगा बायनेंसी फोर्स, वो आ जाएगा P2 माइनस P1 इंटू ए। ठीक है, यहाँ पे अगर हम P1 मान लें तो यहाँ से यहाँ तक हम जाते हैं तो आता है P1 प्लस रो GH1, P2 प्लस रो टू प्लस रो वाटर इंटू GH2। ठीक है, वो P2 आ जाता है, तो P1 माइनस P2 करेंगे और H2 को H1A को V1 लिखेंगे, H2A को V2 लिखेंगे, तो यही इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे ऑयल जो है ऊपर से फोर्स लगा रहा है डायरेक्टली। ठीक है, पर ऑयल की होने की वजह से डेंसिटी बढ़ रही है। अगर ऑयल नहीं होता तो यहाँ पे जो डेंसिटी होती, ठीक है, और ऑयल होने की वजह से तो यहाँ पे जो डेंसिटी है उसमें फर्क है। तो ऑयल जो है अपने सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्ट करने की वजह से इनडायरेक्टली नीचे फोर्स बढ़ा रहा है, क्योंकि ऑयल है इसकी वजह से नीचे फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नीचे फोर्स बढ़ रहा है तो एक्चुअली क्या हो रहा है, आइस पानी से बाहर निकल रही है। आइस जो है पानी में 90% मर्ज रहती है, तो ऑयल होने की वजह से थोड़ा सा कम मर्ज करेगी। क्यों? क्योंकि अगर ऑयल नहीं होता तो हमारी इक्वेशन होती रो वाटर इंटू V2 डैश इंटू जी। ठीक है, अब ये टर्म नॉन जीरो है। ठीक है, ऑब्वियसली V2 डैश इज मोर देन V2। ठीक, ये वाली टर्म नॉन जीरो है, तो यहाँ पे ये सिर्फ रो वाटर V2 डैश जी था, यहाँ पे रो वाटर इंटू V2 जी है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, ये वॉल्यूम इससे बड़ा है। ठीक है, तो अभी जो वॉल्यूम पानी का उसमें है, आइस में, सॉरी आइस का वॉल्यूम जो वाटर में है, और जो ऑयल नहीं होता तो होता, तो अभी वॉल्यूम कम है। ऑयल इनडायरेक्टली उसको ऊपर पुश कर रहा है, ऑयल में पुश कर रहा है। ठीक है, देख लो इक्वेशन, ये टर्म जो है इट इज नॉट जीरो, यहाँ पे ये जीरो है, तो V2 डैश V2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये बेसिकली ऑयल उस पर फोर्स लगाता है इनडायरेक्टली ऊपर की ओर। ये क्लियर है? ये इक्वेशन आपने पढ़ी होगी। ये एक सिलेंडर है जो हमारा लिक्विड में है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तब पढ़ लेना। रो 1 रो 2 और रो 3, और इसका रो है, तो रो वी जी बराबर होता है रो 1 V1 जी प्लस रो 2 V2 जी प्लस रो 3, बड़ा होता जा रहा है अक्सर। ठीक है, रो 3 इंटू V3 इंटू जी। ठीक है, तो ये रो वी जी होता है। ठीक है, तो एक्चुअली रो 1 रो 2 और हमारा जो है तीनों लिक्विड एक तरह से उस पर नीचे से फोर्स लगा रहे हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, रो 2 का तो कोई होना ही नहीं चाहिए फोर्स, तो सिलेंडर में चारों तरफ से लग रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑयल की वजह से आइस थोड़ी सी बाहर आ गई। ऑयल नहीं होता तो वाटर का लेवल वही रहता, और ऑयल की वजह से आइस थोड़ी बाहर आ गई। अब ये जब आइस मेल्ट करेगी बच्चों, हमारी जो है आइस पहले मान लो 10% बाहर थी, अब 40% बाहर है। ठीक है, तो पहले तो ये आइस सारी की सारी इसमें समा जाती थी। ठीक है, आइस वाटर बनती थी और वाटर जितना ही डिस्प्लेस होता था। पर अब क्या हो रहा है, आइस वाटर बनेगी, इसमें नहीं समा पाएगी, क्योंकि अंदर पानी के अंदर कम है। तो इस बार जब पानी बनेगा, इस आइस का जब पानी बनेगा, इस आइस का पानी जो बनेगा वो इतना बनेगा, क्योंकि उसमें नहीं मा सकती, उसमें नहीं समा सकती। एक्चुअली क्या होगा, वो ऑयल की वजह से थोड़ी सी बाहर थी, तो थोड़ा सा पानी उसका जो सबमर्ज था वाटर में उससे ज़्यादा बनेगा। ठीक है, क्यों ज़्यादा बनेगा?
क्योंकि ये V1 है, ठीक है, ये V2 डैश नहीं है, यहाँ पे क्या है V1 है, ठीक है। तो सारा का सारा जब ये पानी बनेगा, ये जो वाटर बनेगा यहाँ पे, जब यहाँ पे वाटर बनेगा, रो वाटर इंटू V2 डैश जी बनेगा, ठीक है। और V2 डैश जो है V2 से ज़्यादा है, तो जो पानी में जितना सबमर्ज्ड है वो वॉल्यूम V2 है, पानी जो बन रहा है वो V2 से ज़्यादा है, तो पानी जो भी बनेगा तो थोड़ा सा ज़्यादा बनेगा। पानी अगर थोड़ा सा ज़्यादा बनेगा तो हमारी जो सरफेस है बच्चों, सरफेस 2 है, वो क्या होगी बच्चों, सरफेस 2 ऊपर जाएगी, ठीक है। सरफेस 1 इज गोइंग डाउन, क्योंकि ओवरऑल वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। सरफेस 2 विल एक्चुअली गो अप, ठीक है, बिकॉज, क्यों बढ़ेगा, बिकॉज आइस विल मेक more water than submerged volume in water। क्यों, क्योंकि ऑयल जो है वो वाटर में लेवल कम कर रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल सा सवाल है बच्चों, इसमें क्या होगा, आइस मेल्ट करेगी, सरफेस 1 डिक्रीज करेगी, सरफेस 2 क्यों इंक्रीज करेगी, सरफेस 2 क्यों इंक्रीज करेगी, क्योंकि पानी इसमें नहीं समा पाएगा, इसमें इतने से एरिया में पानी नहीं समा पाएगा। क्यों नहीं समा पाएगा, क्योंकि ऑयल की वजह से जो है वाटर में सबमर्ज वॉल्यूम कम हो रहा है। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आपने कुछ सीखा इससे, और आगे से, और इसमें जो हमने अलग अलग केसेस पढ़े बच्चों, ये सारे केसेस आपके काम आए, और जो भी है वाटर लेवल ऊपर जाना नीचे जाना, ठीक है। अब इसमें एक और सवाल बन सकता है, इसमें क्या सवाल बन सकता है कि बोट का लेवल, बोट पे हम मार्क लगा देंगे, स्विमिंग पूल पे क्यों लगाए, बोट का लेवल ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्या होगा, ठीक है। फिर बोट का लेवल तो ऊपर ही जाएगा अगर हम पानी बोट से कुछ फेंकेंगे, पर हम बोट में कुछ डाल सकते हैं, बोट से कुछ निकाल सकते हैं, बोट में हम छेद कर सकते हैं। तो इस तरह के सवाल जो है, आई होप आप लोग उसको अब आसानी से कर पाए, ठीक है। इसमें आइस के अंदर हम थोड़ा सा लोहा डाल सकते हैं, लोहा नीचे जाएगा, लोहा नीचे जाएगा तो पहले फ्लोट कर रहा था, नीचे जाएगा तो वाटर लेवल नीचे जाएगा, एंड वी कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग्स एंड लॉट्स ऑफ वेज। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, आपने इसमें कुछ सीखा। इस बच्चों इसको बार बार देखिए, खुद से सॉल्व कीजिए, देखिए आंसर नहीं आ रहा सॉल्यूशन देखिए, पूछिए, बात कीजिए, ठीक है, गुड। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने रहा ये 5 लाख का सवाल बच्चों, ठीक है। ये सवाल बहुत ही आसान सवाल है अगर आपको आता है तो, ठीक है। पढ़ लेते हैं बच्चों सबसे पहले सवाल, फिर मैं साइड में हो जाऊंगा, आप अटेम्प्ट करना, ठीक है। तो वी आर सेइंग कि एक कंटेनर है मास m का, ठीक है बच्चों, मास m का कंटेनर है, उसके अंदर लिक्विड है जिसका मास m नॉट है, लिक्विड का भी हमें मास दिया m नॉट, और एक वेइंग मशीन पे, उसके अलावा एक गेंद भी है छोटा m की, ठीक है, एक गेंद भी है छोटे m की, जो हमने यहां से रेस्ट पोजीशन से रिलीज करी है। देन चूज करेक्ट ऑप्शन जस्ट आफ्टर द बॉल इज रिलीज्ड। तो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन मस्ट बी इक्वल्स टू दिस, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन पूछा, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इज ग्रेटर देन दिस, अगर डेंसिटी दिया, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इज ग्रेटर देन दिस, अगर डेंसिटी इक्वल नहीं है, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इज लेस देन दिस, अगर डेंसिटी इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हमें ये पूछा गया है बच्चों कि हमें, हमारे पास एक कंटेनर है, थोड़ा पानी है और उसके अंदर गेंद है, गेंद की डेंसिटी पानी के बराबर नहीं है, तो गेंद या तो ऊपर जाएगी अगर उसकी डेंसिटी कम है, या फिर नीचे जाएगी अगर उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें पूछा गया है कि रीडिंग किस केस में क्या होगी। क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है, क्वेश्चन मैं बना लेता हूँ। अच्छा, एक बार आप इस क्वेश्चन को जो है ना बच्चों नोट कर लो, पॉज करो और देख लो, ठीक है। मैं साइड में हो जाता हूँ। तो कंटेनर m मास का है, लिक्विड m नॉट मास का है, और बॉल का मास m है। हमें ये बताना है कि हम जब गेंद को रिलीज करते हैं उस समय अगर डेंसिटी उसकी बॉल की पानी से ज़्यादा कम कुछ भी है तो रीडिंग पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है, बढ़ेगी घटेगी,
ये ऑब्जेक्ट क्वालिटेटिव क्वेश्चन है, एग्जैक्ट कितनी रीडिंग होगी हमें नहीं पूछा गया है। ठीक है, हमें बताना है कि रीडिंग जो होगी वो उसके साथ क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल करने से पहले हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट है बच्चों, ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। ये मेरे पास पेन है जिससे मैं बोर्ड पे लिखता हूँ। दिस इज द पेन जिससे क्या होता है मैं बोर्ड पे लिखता हूँ। ठीक है बच्चों, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इस पेन को छोड़ता हूँ, अगर मैं इस पेन को यहाँ से छोड़ता हूँ तो पेन जो है ऊपर जाएगा, यहीं रहेगा, या नीचे जाएगा? आपका ऑब्वियसली नीचे है, तुम्हें क्या पता, मैं स्पेसशिप में से क्लास ले रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो ये पेन जो है ऊपर जाएगा, यहीं रहेगा, या नीचे जाएगा? एनिमेशन हो रहा, कुछ भी हो रहा, आजकल तो वीएफएक्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए ना, कोई भी कर सकता है। तो बट तुम्हें पता है कि अगर तुम पेन छोड़ोगे, पेन क्या होगा, नीचे जाएगा। क्यों जाएगा नीचे? क्योंकि इसको धरती पुकार रही है, धरती इसको बुला रही है कि आ जाओ मेरे पास। इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लग रहा है और नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली पेन जो होगा वो हमेशा नीचे जाएगा। आपको ये कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ? ठीक है, एक्सपेरिमेंट है, काम का है, और इस एक्सपेरिमेंट से सवाल आसानी से सोल्व हो जाता है। ठीक है, अगर हम फोर्स की बात ना करें, जरूरी नहीं हर चीज हम फोर्स की बात करें, हम अलग से एक चैप्टर भी पढ़ते हैं, वर्क, पावर, एनर्जी। ठीक है, अगर हम एनर्जी की बात करें, अगर हम एनर्जी की बात करें तो ये पेन नीचे क्यों जाता है? क्योंकि इसको पोटेंशियल एनर्जी अपनी कम करनी है। कोई भी चीज अगर उसको चांस मिले, वो क्या चाहेगा, अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम करना चाहेगा। पेन क्यों चाहेगा, नीचे जाएगा। स्प्रिंग क्या होगी, स्क्वीज होना चाहिए। एवरी सिस्टम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये आपको जो है कई सवाल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम इसको, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है। एवरी सिस्टम इन यूनिवर्स, इतना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। एवरी सिस्टम इन द यूनिवर्स, द लगता है यूनिवर्स में, अंग्रेजी पूछ रहे हैं, इन यूनिवर्स ही लिख लेते हैं। यूनिवर्स का यू बड़ा होता है छोटा होता है? यूनिवर्स है तो यू तो बड़ा होना चाहिए ना। ठीक है, कोई नहीं, ऐसे लिख लेता है। इन यूनिवर्स विल डिक्रीज, सबको पोटेंशियल एनर्जी कम करने का शौक है। इट्स पोटेंशियल एनर्जी गिवन द चांस, या द लगेगा, आई डोंट नो। ठीक है, अगर किसी को पोटेंशियल एनर्जी कम करने का चांस मिलता है तो वो करेगा। अभी बात बच्चे समझ में? अगर किसी को पोटेंशियल एनर्जी, और इसके बहुत जगह एप्लीकेशन, कैपेसिटर्स, बहुत सारे सवाल जो लोगों को समझ में नहीं आते हैं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो इस कंसेप्ट से बहुत आसानी से हो जाते हैं। ठीक बच्चों, तो बढ़ते हैं वापस, जाते हैं वापस, बढ़ते हैं नहीं, वापस जाते हैं सवाल की ओर। ठीक है, तो पेन नीचे जा रहा है। ठीक है, हमने गेंद को रिलीज किया। अब गेंद जो है डेंसिटी पानी के बराबर नहीं है, तो क्या होगी, या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। डेंसिटी कम है तो ऊपर जाएगी, डेंसिटी ज़्यादा है तो नीचे जाएगी। अगर गेंद ऊपर जा रही है तो पानी इफेक्टिवली नीचे जा रहा है, तो गेंद की जगह क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा। ठीक है, गेंद नीचे जा रही है तो पानी इफेक्टिवली ऊपर जा रहा है। ठीक, पहला केस लेते हैं जब गेंद ऊपर जा रही है। ठीक है, अगर गेंद ऊपर जा रही, पानी नीचे जा रहा है, हल्की चीज ऊपर जा रही, भारी चीज नीचे आ रही है। ठीक है, तो ओवरऑल सिस्टम जो है उसका सेंटर ऑफ मास नीचे जा रहा है। ठीक है, अगर गेंद नीचे जा रही, भारी चीज नीचे जा रही, हल्की चीज ऊपर आ रही, तो भी सेंटर ऑफ मास नीचे जा रहा है। एनर्जी से सोचें, ठीक है, गेंद जो है कैसे जाएगी, क्या होगा, गेंद को हमने छोड़ दिया तो क्या होगा, सिस्टम अपनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। और अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास नीचे जाएगा। सोचना ही नहीं है गेंद भारी है हल्की है। ठीक है, सिस्टम क्या करेगा, अपनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। गेंद ऊपर जाए या नीचे जाए उससे मतलब नहीं है। ठीक है, जो भी एक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होगा कि अपना वो सिस्टम के पास चांस है अपनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करने का, और डिक्रीज करेगा। सिस्टम अपनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, मतलब सेंटर ऑफ मास नीचे जाएगा। सेंटर ऑफ मास नीचे जाएगा, इसका मतलब नेट फोर्स नीचे की ओर है, नेट फोर्स नीचे की ओर है। एंड दिस क्वेश्चन इज नाउ डन।
ये हमारा बैलेंस है, ये हमारा सिस्टम है। सिस्टम पे नीचे लग रहा है m प्लस एम नॉट प्लस एम स्मॉल m, ठीक है। तो एम नॉट प्लस स्मॉल m प्लस कैपिटल M, g नीचे की ओर। सिस्टम पे ऊपर लग रहा है नॉर्मल। सिस्टम का सेंटर ऑफ मास नीचे जा रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। एक्सिलरेशन ACM जो है वो नीचे की ओर है। ACM नीचे की ओर है, हमें एग्जैक्टली कुछ निकालना नहीं है यहाँ पे। ACM अगर नीचे की ओर है तो दैट मीन्स एम नॉट प्लस एम प्लस कैपिटल M इंटू जी इज ग्रेटर देन n। और n क्या है बच्चों? n इज द रीडिंग ऑफ द वेइंग स्केल। तो वेइंग स्केल की जो रीडिंग है इनके वेट से हमेशा क्या होगी? कम होगी। गेंद वही है तो नहीं होगी, बट गेंद अगर ऊपर जा रही है नीचे जा रही है इट डजेंट मैटर, वेइंग स्केल की रीडिंग जो होगी बच्चों वो हमेशा क्या। और यही इसी तरह के सवाल जो होते हैं फ्लूइड में जो लोगों को फंसाते हैं, और यही सवाल करने में सबसे ज्यादा मजा आता है, ठीक है। तो गेंद ऊपर जा रही है नीचे जा रही है डजेंट मैटर, वेइंग स्केल की रीडिंग जो होगी हमेशा क्या होगी? सिस्टम के वेट से कम होगी, बट बॉल को मूव करना चाहिए बस। और ये जो है इस बेसिक प्रिंसिपल से हमेशा हमेशा आसानी से सॉल्व होता है। तो रीडिंग ऑफ वेइंग स्केल विल ऑलवेज बी लेस अगर डेंसिटी इक्वल नहीं है। तो ये बच्चों देखा, सिंपल सा सवाल था, बहुत ही बढ़िया सवाल था। आई होप आपको करके मज़ा आया होगा, ठीक है। आपको ये सवाल करके मज़ा आया होगा, आपको समझ में आया होगा। सिस्टम अपनी एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, सेंटर ऑफ मास जो है हमेशा क्या होगा? सेंटर ऑफ मास क्या होगा? हमेशा नीचे की ओर जाएगा। सेंटर ऑफ मास हमेशा नीचे की ओर जाएगा। नॉर्मल हमेशा वेट से कम होगी एज लॉन्ग एज द बॉल इज मूविंग, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता गेंद भारी है या हल्की। मजा आया होगा, आई होप काम आए आपके, ठीक है। तो बढ़ते हैं बच्चों हम अगले सवाल की ओर, ठीक है। तो ये एक बहुत ही आसान सा सवाल है आपकी स्क्रीन पे। सवाल पढ़ लेते हैं, प्लीज अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है, आई होप यू आर एबल टू डू इट। तो इसको करते हैं, ठीक है। तो सवाल पढ़ लेते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं स्क्रीन के बाहर जाता हूँ, आप पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, ठीक है। लार्ज टैंक ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए। अच्छा भाई, क्रॉस सेक्शन एरिया ए का हमें एक लार्ज टैंक दिया है, कंटेन्स लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, ठीक है। लिक्विड की डेंसिटी उसमें रो दी गई है। सिलेंडर ऑफ डेंसिटी रो बाय 4, सिलेंडर की डेंसिटी बहुत कम दी गई है। एंड लेंथ L, की लंबाई जो है L दी गई है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया A विच इज मच मच स्मॉलर देन कैपिटल A। तो कैपिटल A इज यूजलेस, ठीक है, ठीक है। इज केप्ट इन इक्विलिब्रियम बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स एज शोन। तो हम बाहर से अलग से ये फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। द सिलेंडर इज जस्ट सबमर्ज्ड इन लिक्विड, सिलेंडर जो है जस्ट लिक्विड में बस छू ही रहा है ऊपर वाली सरफेस पे, ठीक है बच्चों। एट t इक्वल्स टू 0 एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव इंस्टेंटेनियस। एकदम से हमने क्या किया है? एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर दिया है, ठीक है। अज्यूम दैट द वाटर लेवल इन द टैंक रिमेन्स कांस्टेंट। वाटर लेवल चेंज नहीं होगा, स्मॉल ए इज मच मच स्मॉलर देन कैपिटल, ठीक है, छोटा सा है वो बहुत। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द सिलेंडर immediately after the external force is removed, speed of the cylinder when it reaches the equilibrium position, and time taken by cylinder to reach its equilibrium position for the first time। बहुत ही आसान सा सवाल है, तो जल्दी से हम कर देते हैं, ठीक है। एक्सीलरेशन निकालना है, एक्सीलरेशन तो बहुत आसान है, ठीक है। तो फटाफट 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 क्वेश्चन करते हैं। तो अपवर्ड फोर्स इज रो इंटू वी इंटू जी, डाउनवर्ड फोर्स इज उसका mg, उसकी डेंसिटी है रो बाय 4 इंटू वी इंटू जी, ठीक है। तो नेट फोर्स इज अपवर्ड, वो हो जाएगा हमारे पास रो इंटू वी इंटू जी माइनस रो बाय 4 इंटू वी इंटू जी। दिस हैज टू बी इक्वल्स टू ma। मास कितना उसका? मास है उसका रो इंटू वी, नहीं रो बाय 4 इंटू वी। तो यहाँ से हमारे पास उसका एक्सेलरेशन आ गया, 4 उधर भेज देंगे तो हमारे पास
बचेगा 3g ऊपर की तरफ। पहला पार्ट हमने कर दिया। एक्सीलरेशन उसका कितना आ गया, ए इनिशियल इक्वल्स टू 3g ऊपर। भाई लिक्विड 4 गुना भारी है, लिक्विड बराबर होता तो एक्सीलरेशन 0 होता, रो बाय फोर होता। लिक्विड जो है उससे जो है 4 गुना भारी है, तो 4 ऊपर 1 नीचे, तो 3 ऊपर। सीधी सी बात है, वेरी इजी। ठीक है। स्पीड ऑफ द सिलेंडर व्हेन इट रीचेज इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन में इसका स्पीड निकालनी है। ठीक है। तो इसका जो है करने के दो तरीके, आप वर्क पावर से कर सकते हो, और थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि पानी का फोर्स लगातार चेंज होता जाएगा, जैसे जैसे वो बाहर जाएगा उसका सबमर्ज वॉल्यूम चेंज होता जाएगा, तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी, एक इंटीग्रेशन लगेगा छोटा सा, हो जाएगा। ठीक है। दूसरा तरीका जो है वो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशन इसकी निकालते हैं सबसे पहले। ठीक है बच्चों, तो ये जो है हम इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल रहे हैं। तो मान लो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है इसकी, इस पर नीचे फोर्स लग रहा है रो बाय 4 इंटू वी जी, वी इसका वॉल्यूम है, और ऊपर फोर्स लग रहा है रो इंटू वी वन जी। दोनों फोर्स जैसे हम बराबर करेंगे तो वी वन बराबर आ जाएगा वी बाय 4। ठीक है। तो ये जो है 1/4 सबमर्ज्ड है, अगर लेंथ की बात करें L/4, और ये जो है 3L/4 बाहर है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ इसको, और ये जो है ये आपको आना चाहिए, अब मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा सा नीचे दबा देता हूँ। मान लो मैंने x दबा दिया। ठीक है। ये फोर्स बदला नहीं। ठीक। ऊपर वाला फोर्स कितना बड़ा बदला, फोर्स में चेंज कितना आएगा, फोर्स में मैंने x दबा दिया उसको, तो रो इंटू एक्स इंटू एरिया इंटू जी, इतना फोर्स लगा उस पर। ठीक है। हमने नीचे x दबाया, फोर्स ऊपर लगा। ठीक है। एक्स्ट्रा फोर्स ये लगा, तो एफ नेट जो इस पर लगा वो लगा माइनस रो ए जी इंटू एक्स, इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट पे। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्स डिस्प्लेसमेंट पे तो नेट फोर्स लग रहा है ये। इसका मतलब इसका मतलब इसका मतलब ये जो है क्या कर रहा है, एस एच एम कर रहा है। एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ गया। ये क्या कर रहा है, एस एच एम कर रहा है। क्या कर रहा है, एस एच एम कर रहा है। ठीक है। अगर ये एस एच एम कर रहा है, एस एच एम में हमें वेलोसिटी, एम्पलीट और एक्सेलरेशन और ये सब निकालना आता है, वी ऑलरेडी नो दिस। ठीक है। टाइम पीरियड और सब निकालना आता है। हमें क्या चाहिए, सिर्फ ओमेगा चाहिए, ओमेगा निकाल लेते हैं। नेट फोर्स को हम एम ए लिख लेते हैं। मास कितना है इसका, रो बाय 4 इंटू वी। ठीक है। वी को मैं लिख लेता हूँ एरिया इंटू एल। मास इंटू त्वरण इक्वल्स टू माइनस रो ए जी इंटू एक्स। ठीक है। एक्स को एक तरफ रखो, नहीं ए को एक तरफ रखो, बाकी सब दूसरी तरफ ले जाओ। ठीक है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया माइनस माइनस, हम क्यों चिंता करो, माइनस डजेंट मैटर, 4g। सही किया है, कोई गलत तो नहीं किया है, कर दी तो कर दी, सही बेटा सही किया। ठीक है। तो 4g बटा एल इंटू एक्स। तो यहां से हमारे पास इसकी ओमेगा का स्क्वायर आ गया है 4g बटा एल। बेटा कितना आ गया है, 4g बाय एल। ठीक है। कर दिए, कर दिए। ओमेगा हम निकाल लिए। ओमेगा का क्या करेंगे, अभी अभी तुमने ऐसे पढ़ा है बच्चों, ओमेगा को हम यूज करेंगे। तो हमें जैसे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे स्पीड निकालनी है, तो वो होती है वी मैक्स, और वी मैक्स होती है ओमेगा इंटू ए। तो रूट 4g बाय एल इंटू इसका एम्पलीट्यूड। इक्विलिब्रियम में, अरे इक्विलिब्रियम में ये कितनी डूबी हुई थी, कहाँ गया, L/4 डूबी हुई थी। ठीक है। इक्विलिब्रियम में, भैया इसको चला दो ना यार थोड़ा सा, इक्विलिब्रियम में ये कितनी डूबी हुई थी, L/4। अभी कितनी डूबी हुई है, L, तो कितनी एक्स्ट्रा डूबी हुई है, 3L/4। तो हमारा A जो है वो कितना है, ऑब्वियसली 3L/4।
सीधे सीधे यहीं लिख लेते हैं, इंटू टी एल बाय, तो रिजॉल्व कर लेना। हमारा एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड है टी एल बाय, ठीक है। एंड फाइंड टाइम टेकन टू रीच द इक्विलिब्रियम पोजीशन, समय बताना है इक्विलिब्रियम पोजीशन में, ठीक है। तो एक्सट्रीम से इक्विलिब्रियम पोजीशन में टाइम कितना लगता है, टी बाय 4, ठीक है। तो हमारा टाइम टेकन कितना होगा, टी बाय, तो टी बाय 4 को अगर हमें सॉल्व करना है, ठीक है, तो 2 पाई इंटू 2 पाई बाय ओमेगा, तो 2 पाई बाय ओमेगा, तो टोटल टाइम हो गया, बटा 4 करेंगे तो पाई/2, टाइम टेकन कितना हो जाएगा, पाई/2 रूट इंटू बाय ओमेगा, ठीक है, पाई/2 L/4G, ठीक है। तो हमारा टाइम आ गया, इतने समय में वो पहुंचेगा। तो जो सवाल जो दिख रहा था बहुत ही आसान हो जाता है, इसमें एल और अंदर भेज देना है, और वो 4 को बाहर निकाल लेना, तो 3/2 रूट जी एल हो जाएगा, है ना, 3/2 रूट जी एल हो जाएगा, और टाइम टेकन ये हो जाएगा, और एक्सीलरेशन इनिशियल ये हो जाएगा, ठीक है। तो क्या किया बच्चों इसमें, हमने कहा कि ये डूबा हुआ है, और अगर ये ऑसिलेट करता है तो ये ऐसे चम करता है, ठीक है। तो इनिशियल हमने एक्सीलरेशन निकाल दिया, नेट फोर्स निकाल के, बाद में हमने कहा कि इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करने से ये जो है फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो हमने ओमेगा निकाल दिया। जैसे ही हमने इसका ओमेगा निकाला, मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा इंटू ए होती है, एस एच एम का यूज़ किया, और टाइम टेकन T/4 हो जाएगा। आई होप ये सवाल आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम बढ़े अगले सवाल की ओर। क्या है हमारा अगला सवाल, ये क्या है, ये जाम छलक रहा है क्या, क्या हो रहा है इस सवाल में, कुछ मेरे को भी नहीं पता, हाँ मेरे पे इल्जाम मत लगाना। वाटर क्लॉक है बच्चों, ये वाटर जो है मटमेला है थोड़ा सा, ठीक है, इट इज ए वाटर क्लॉक, ठीक है। तो मैं स्क्रीन के बाहर जाता हूँ, आप जल्दी से ये सवाल पॉज करके इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, वी हैव अ वाटर क्लॉक यूज्ड इन एंशियंट ग्रीस, अच्छा ग्रीस से हम लेके आए हैं इस क्लॉक को, और इट इज डिजाइन्ड वेसल विथ स्मॉल ऑरिफिस ओ, तो ऑरिफिस मतलब बच्चा होता है छेद, जिसमें से जो है पानी एक साइड से दूसरी साइड जा रहा है। द टाइम इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ वाटर इन द वेसल, और टाइम स्केल टू बी लीनियर, टाइम स्केल को हमें लीनियर रखना है, ठीक है। द सरफेस ऑफ द वेसल शुड बी द सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ कर्व y equals to AXN, where A is constant. Find the value of A and N. Assume air pressure inside the clock equals atmospheric pressure. ठीक है, भाई कहना क्या चाहते हो, तो कहना ये चाहता है कि भाई हमारा टाइम लीनियर है, मतलब ये पूरा खाली होने में अगर टी टाइम लगता है, तो आधा खाली होने में टाइम T/2 लगेगा, 1/3 खाली होने में टाइम T/3 लगेगा, ठीक है। तो इसके खाली होने की स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। अब आप कहोगे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि अगर इसकी हाइट h है, तो इफेक्ट स्पीड जो होती है वो √2gh होती है। तो रेत जो है जैसे जैसे खाली होगा धीरे धीरे गिरेगी, इस सरफेस एरिया भी तो कम हो रहा है बच्चों, अरे सरफेस एरिया भी तो कम हो रहा है, पहले यहाँ पे बड़ा था, स्पीड ज़्यादा थी, नीचे सरफेस एरिया कम हो गया, तो क्या हो गया, स्पीड कम हो रही तो सरफेस एरिया भी कम हो गया। तो हमें ये जो कर्व है, अगर हम इसको ओरिजिन माने, तो ओरिजिन मान भी रखा है बच्चों, तो ये जो अगर इसको ओरिजिन माने, तो ये कर्व की y इक्वल्स टू AXN इक्वेशन होती है, तो a और n की वैल्यू है, तो ये जो कर्व है इसकी हमें इक्वेशन निकालनी है, सच दैट कि वो जो है यूनिफॉर्मली खाली होता हुआ दिखे, टाइम स्केल इज लीनियर। तो उसको ऐसा बना देते टाइम स्केल लीनियर, अच्छा नहीं ऐसा भी नहीं बना सकते ना, तो ऐसा बना देते, क्या होता बच्चों, अगर हमारा ऐसी क्लॉक होती तो शुरू में तो ये स्पीड तेज होती, यहाँ पे स्पीड कम होती, क्यों, क्योंकि हाइट घट गई, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्लियर है कि हमारा जो है टाइम स्केल जो है ये क्लियरली क्या होगी बच्चों, लीनियर करनी है, ठीक है। तो ये क्लियर है, आगे बढ़े, क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। तो वी आर गुड टू गो। तो
क्या लगती है इसमें? वाटर होता है इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। इनकम्प्रेसिबल लिक्विड में हम एक इक्वेशन यूज करते हैं, वो इक्वेशन होती है A1V1 बराबर A2V2। ठीक है, ये इक्वेशन का यूज करके हम जो है V1 और V2 में रिलेशन निकाल लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं इस समय हमारी हाइट y है। ठीक है बच्चों, हाइट कितनी हमारी y है। ठीक है, तो यहाँ से स्पीड इसकी जो है वो कितनी है, V2 है, और इसकी स्पीड जो है V1 है। ठीक है, तो V1 हमें कांस्टेंट करना है। ठीक है, तो V1 हैज टू बी कांस्टेंट। ठीक है, A1 कितना है, A1 कितना है पाई इंटू इस पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस कितना x, तो A1 कितना है हमारा पाई एक्स स्क्वायर इंटू V1, ये डिस्टेंस x है जो कि हमें कांस्टेंट चाहिए, इज टू A2 ऑरिफिस O। ठीक है, स्मॉल ऑरिफिस O का एरिया नहीं दिया, कोई बात नहीं, ए अच्छा ए तो हम यूज़ कर रखे हैं, का छोटा सा जो एरिया है हम क्या माने, ए यूज़ कर लिया तो क्या माने। ठीक है, इसका जो छोटा सा एरिया है, कांस्टेंट डिफाइन करना वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज होता है। ठीक है, गूगल क्या बात कर रहे हैं सर, जब सारे यूज हो गए तो फिर एकदम से कहाँ से नया वेरिएबल लाए एरिया के लिए। ठीक है, एरिया के लिए मैं वेरिएबल जो है सबसे पहले मैं साई के पास जाता हूँ। क्यों जाता हूँ साई के पास, क्योंकि साई को यूज करता नहीं बेचारे को। ठीक है, तो उसको साई मान लेता हूँ मैं, तो ये हो गया हमारा साई। साई इज द एरिया ऑफ ओरिफिस। ओरिफिस की स्पेलिंग गलत लिखी है या शायद अब सही लिखी है। ठीक है, इंटू V2। V2 हमारा कितना है, V2 इज √2GY। ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, एक्स और वाई में इक्वेशन मिल गई। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो y बराबर, इतना छोटा सा सवाल, कई बार सवाल छोटा सा होता ही है, इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो y बराबर पाई स्क्वायर एक्स की पावर 4 और जो भी हमें स्पीड चाहिए उसका स्क्वायर बटा, ये हम करके इक्वेशन निकाल, करके इक्वेशन क्या है, y इज प्रोपोर्शनल टू x टू दी पावर 4। ठीक है, तो यहाँ से हमने n की वैल्यू तो निकाल ली, n बराबर, अच्छा अरे अरे सब गड़बड़ हो गया, सारा सवाल हमने किया था, कहीं गायब हो गया सवाल। ठीक है, कैसे गायब हो गया सवाल, आई डोंट नो। ये इरेजर जो है ना, बहुत खतरनाक चीज़ है, ये जो है हमारा सवाल गायब कर देता है। पता नहीं सवाल कहाँ गया, कोई बात नहीं बच्चों, जल्दी से इसको हम वापस सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता था कि नीचे जाने की स्पीड जो है, अभी पीछे पीछे आ रहा है सामान जब हम रब कर रहे हैं ना, तो आ रहा है। ठीक है, इसको नए पेज पे मैं कर देता हूँ जल्दी से। ठीक है, जल्दी से कर लेते हैं। तो हमने साई तो उसका वॉल्यूम माना था, इंटू √2GY, दिस इज इक्वल्स टू ऊपर वाला एरिया जो था वो पाई एक्स स्क्वायर था, इंटू स्पीड हमने ऊपर वाली V1 मानी थी जो कि कांस्टेंट। इसको अगर हम रीअरेंज करें तो जो हमारा कर बनता है उसमें n की वैल्यू आती है 4। ठीक है, तो हो जाता है V1 स्क्वायर पाई स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4 बटा साई स्क्वायर इंटू 2G। ठीक है, तो ये हमारे a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू कितनी आई, V1 स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय साई स्क्वायर इंटू 2G, और हमारे जो n की वैल्यू आई है y है 4। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। हमारे n की वैल्यू कितनी आई, 4 आई, और a की वैल्यू मैंने अगले पेज पे लिखी। ठीक है, तो
डिक्रीज लेवल डिक्रीज होने की स्पीड हमें कांस्टेंट रखनी है, तो जो कर्व जो हमें बनाना पड़ेगा वो होगा y इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर 4। ठीक है, और स्पीड हमें क्या रखनी है, उसके बेसिस पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट चेंज होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है ये। ठीक है, करने में इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगता अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए तो। ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है, तो करते हैं अगला सवाल। चल बच्चों, ये जो सवाल है ये डायनेमिक फ्लूइड डायनेमिक्स का सवाल है। चीज़ एक्चुअली मूव कर रही है, जो चीज़ मूव करती है फ्लूइड डायनेमिक्स में, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमारे पास होती है बर्नौली इक्वेशन। वो जो है इक्वेशन बच्चों कहाँ से निकल के आती है, वो इक्वेशन निकल के आती है हमारे पास किसमें से, एनर्जी कंजर्वेशन में। ठीक है, तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन कैसे अप्लाई करते हैं वो हम यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, मैं साइड में जाता हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन इज टू वेरी लार्ज ओपन टैंक्स एंड ए एंड एफ। ठीक है, दो टैंक हमें दिए हैं हमारे पास, वी हैव टू टैंक्स। ठीक है, दो दो हमारे पास टंकियां हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, उनका नाम है ए और एफ। हॉरिजॉन्टल पाइप बी सी डी, ये हमारे पास एक पाइप है बी सी डी। ठीक है, और हैविंग ए स्मॉल कंस्ट्रिक्शन एट सी। कंस्ट्रिक्शन मतलब तो बच्चों मुझे नहीं पता, पर जो फिगर से दिख रहा है इसका मतलब कंस्ट्रिक्शन मतलब एक घुसाव, एक छेद है। ठीक है, एट सी पे हमने एक छोटा सा यहाँ पे इसमें छेद कर दिया पाइप में, विच लीड्स आउट ऑफ द बॉटम ऑफ टैंक ए। तो टैंक ए के नीचे है पाइप। ठीक है, और एंड वर्टिकल पाइप ई, ये ई जो है एक वर्टिकल पाइप ई है कंटेनिंग एयर, इसमें हवा है, दिस हैज सम एयर इन इट इनटू द एयर ओपन्स इनटू द कंस्ट्रक्शन सी। तो भैया सीधी सी बात ये है कि यहाँ पे छेद है और ये छेद जो है एक पाइप से ई से कनेक्टेड है और इस पाइप में एयर है। ठीक है, ओके जी, ठीक है, एंड वो जो है एफ टैंक से कनेक्टेड है। अज्यूम स्ट्रीम लाइन फ्लो, सारा फ्लो जो है हमारा स्ट्रीम लाइन है, एंड नो विस्कोसिटी, कोई एनर्जी लॉस नहीं है। कंडीशन फॉर अप्लाइंग बर्नौली, अज्यूम स्ट्रीम लाइन फ्लो एंड नो विस्कोसिटी मीन्स अप्लाई बर्नौलीज थ्योरम, कहने का दूसरा तरीका है। ठीक है, इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया एट सी, सी पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है मतलब पाइप का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, इज 1/2 एट देन एट डी। यहाँ से यहाँ पे एरिया अगर ए है तो यहाँ पे एरिया 2a है। ठीक है, एट 1/2 दैट एट डी, एंड डी इज एट ए डिस्टेंस h1 बिलो द लेवल ऑफ लिक्विड। ये जो है हमें h1 दिया गया है और इन द ए टू व्हाट हाइट h2। तो F से पानी इस पाइप में राइज करेगा, विल लिक्विड राइज इन पाइप ई। तो F से पानी कितना राइज करेगा ये पूछा है। एक्सप्रेस योर आंसर इन टर्म्स ऑफ H1, H1 की टर्म्स में बताना। नेग्लेक्ट चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद एलिवेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह सेम मानना। इन द कंटेनर देर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर अबव द वाटर सरफेस, तो यहाँ भी P नॉट है, एंड D इज ऑल्सो हैपन टू एटमॉस्फेयर, यहाँ भी P नॉट है। ठीक है, तो भाई इतना बड़ा सवाल बनाया गया है, पर एक्चुअली ये जो सवाल है बहुत आसान है। ठीक है, कैसे भाई, एक बड़ा टंकी है हमारे पास, उसमें से पानी निकल रहा है। ठीक है, और पूरा कहीं भी हवा नहीं है, पानी निकल रहा है। ठीक है, उसके बीच में पाइप पतला है और आगे मोटा है, पीछे छोटा है और आगे मोटा है। ठीक है, तो जहाँ पे छोटा है वहाँ पे प्रेशर में कितना चेंज आएगा। ठीक है, ये हाइट बढ़ रही है। ठीक है, क्यों बढ़ रही है, क्योंकि प्रेशर कम है। क्यों कम है अभी बता। यहाँ प्रेशर P नॉट है, यहाँ भी प्रेशर P नॉट है। ठीक है, यहाँ भी प्रेशर P नॉट है। ठीक है, यहाँ प्रेशर कितना है, ऊपर जाता है घटता है, कितना है P नॉट माइनस रो जी H2। ठीक है, ये प्रेशर यहाँ पे कम है, उसने पाइप में पानी को सक कर लिया। ठीक है, हवा में प्रेशर हमें बराबर मानना है। यहाँ प्रेशर कितना है, यहाँ प्रेशर, इस पॉइंट को ABCDP ले लेना, क्यों ले लेता हूँ। ठीक है,
तो प्रेशर एट क्यू भी जो कितना होगा वो होगा, हवा में प्रेशर हम सेम मान रहे हैं, रो जी एच टू। ठीक है, प्रेशर कम क्यों हुआ? यहाँ प्रेशर पी नॉट है, स्पीड वी है, वी वन है, यहाँ प्रेशर स्पीड वी टू है, ए वन वी वन इक्वल टू ए टू वी टू। ठीक है, ऑब्वियसली वी टू जो होगी वो ज़्यादा होगी, उसका एरिया कम है, स्पीड ज़्यादा होगी। स्पीड ज़्यादा होगी तो बर्नौली के हिसाब से अगर सेम हाइट पे है प्रेशर क्या होगा, कम होगा। क्यों? कि पी प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वी बढ़ गया, पी कम हो जाएगा। वी वन कितना है? वी वन इज रूट टू जी एच। ठीक है, वी टू कितना होगा? वी टू कितना होगा? कितना होगा? एरिया आधा है, वी टू डबल हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू टू वी वन। ठीक है, आई बिलीव द क्वेश्चन इज सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन को जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर वापस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, अंदर पाइप के अंदर प्रेशर कम है, प्रेशर तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, पी वन प्लस हाफ, क्योंकि एच का तो इशू है नहीं, रो वी वन स्क्वायर इक्वल टू पी टू प्लस हाफ रो पी टू स्क्वायर। तो जो पाइप के अंदर पॉइंट है अगर हम उसकी बात करें तो वहाँ प्रेशर कितना है, पी नॉट माइनस रो जी एच टू। डेंसिटी दोनों लिक्विड की अलग अलग तो नहीं दी है, सेम लिक्विड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर कांड हो जाता अभी। दोनों लिक्विड की डेंसिटी अगर अलग अलग होती, एक की रो और एक की टू रो होती, तो ऑब्वियसली आंसर जो होता बहुत अलग आता और हमें -1 मिलता। अच्छा, हमने डबल चेक कर लिया, हमेशा ध्यान रखना। ठीक, तो इतनी डेंसिटी कम है, प्लस तो मैंने यहाँ पे V2 लिया है, यहाँ पे V1 लिया है, तो P नॉट प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P नॉट माइनस रो जी, और ध्यान रखना दोनों की डेंसिटी सेम है, अलग है, H2 प्लस हाफ इंटू रो इंटू 2V1 स्क्वायर। उसको ऐसे काटा, उसको ऐसे काटा। ठीक है, क्यों? मर्जी में। ठीक है, तो यहाँ से हम आ गया कि रो जी एच टू बराबर हाफ रो इंटू 4V1 स्क्वायर और V1 स्क्वायर 3V1 स्क्वायर, और V1 कितना है? V1 कितना है? 2GH। तो क्या, GH2 प्लस टू हाफ इंटू 3 इंटू 2GH1। यहाँ से H2 मेरे पास आ गया 3 टाइम्स ऑफ H1। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाटर फ्लो कर रहा है, अगर वाटर की हाइट H1 है तो जो पानी ऊपर सक करेगा वो 3 टाइम्स H1 होगा। ठीक है, तो किया क्या है इस सवाल में? ठीक है, सबसे पहले हमें इफ्लक्स स्पीड पता है, अगर हम एक टंकी में पानी लगाते हैं, पाइप लगाते हैं, तो पानी जो है बाहर निकलता है और √2GH स्पीड से निकलता है। ठीक है, अब पाइप आगे से थोड़ा सा चौड़ा है, पीछे बीच में से पतला है, इट डजेंट मैटर, स्ट्रीम लाइन जो होती है पास आ जाएगी, फैल जाएगी। ठीक है, जहाँ पतला है वहाँ स्पीड एक्चुअली कितनी हो जाएगी, √2GH2। ठीक है, सब कुछ आइडियल मान रहे हैं हम। हाँ, तो यहाँ पे स्पीड 2 इंटू √2GH2 H1 तो भी थी इंटू 2GH। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड डबल हो गई। अब इस यहाँ पे प्रेशर पी नॉट है, यहाँ स्पीड ज़्यादा है वहाँ से। ठीक है, तो यहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, कितना कम हो जाएगा, √GH2 कम हो जाएगा। ठीक है, तो जो प्रेशर में चेंज है √GH2 वो इक्वल टू होगा हाफ रो इंटू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर की वैल्यू थी 3 इंटू 2GH, 6GH बटा करा 3। तो ऑब्वियसली √GH2 इज इक्वल टू 6/2 √GH1। तो यहाँ से आ गया H2 इक्वल टू 3H1। ठीक है, तो किया क्या हमने, फ्लक्स स्पीड का यूज़ किया है। उसके बाद हमने कहा है कि यहाँ पे प्रेशर कम होगा। ठीक है, और इस पॉइंट का प्रेशर
इस पॉइंट का प्रेशर बराबर होगा। इस पॉइंट पे हमें स्पीड पता है, उसके बाद हमने बर्नौली लगा दिया। ठीक है, तो थोड़ा 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 इस तरह से दिमाग लगा के धीरे से सॉल्व करके अब लगेगा कि क्या अजीबो गरीब चीज़ें हो रही है। तो यहाँ प्रेशर कम होगा वो तो सही है, एयर में प्रेशर जो होगा पूरी जगह बराबर होगा, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा ये स्ट्रीम का प्रेशर और यहाँ पे प्रेशर बराबर होगा। ये छोटा सा कंसेप्ट है। फिर कंस्टेंट ऑफ वॉल्यूम लगाएंगे तो यहाँ पे स्पीड डबल आ जाएगी, यहाँ स्पीड हमें पता है। उसके बाद बस ये सवाल जो है हमें धीरे से सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा, आपने इससे कुछ सीखा समझा। और बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। ठीक है बच्चों, ये रहा हमारा अगला सवाल। ठीक, अच्छा ये तो बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, जल्दी से करते हैं। ए लिक्विड, जल्दी से पढ़ो इसको, पॉज करके खुद से करने की कोशिश करो। ए लिक्विड जेट ऑफ वेलोसिटी v, ठीक है, स्ट्राइक्स एरिया ए, फिक्स्ड स्ट्राइक्स एंड एरिया ए। अच्छा, बीम की हमारा एरिया भी दिया है। ठीक है बच्चों, मैं साइड में कुछ पी रहा हूँ, है परेशान मत होना। एरिया ए स्ट्राइक्स ए फिक्स्ड होलो कोन एज शोन इन फिगर, ठीक है, एंड डिफ्लेक्ट्स बैक एज अ कॉनिकल शीट एट द सेम स्पीड। तो बच्चों जिस स्पीड से हमारे पास पानी आ रहा है उसी स्पीड से बाहर जा रहा है, वेलोसिटी नहीं स्पीड। ठीक है, फाइंड एंगल थीटा फॉर विच द रिस्ट्रेनिंग फोर्स, जो फोर्स हमें कोन पे लगाना पड़ेगा, इज इक्वल टू 3/2 रो ए वी स्क्वायर। रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो बच्चे इस वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। तो हमें क्या कहा गया है, पानी सीधे सीधे आ रहा है बच्चों, पानी सीधे सीधे आ रहा है और जो है साइड से जा रहा है, कोन के अलोंग जा रहा है, इतना फोर्स लगेगा। ठीक है, यूनिफॉर्मली जा रहा है चारों तरफ। ठीक है, तो कितना फोर्स लगेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स इज ऑलवेज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो पानी जब आता है तो कितना मोमेंटम लेके आता है, ये आपको याद होना चाहिए। कितना मोमेंटम लेके आता है, रो ए वी स्क्वायर लेके आता है। आपको याद नहीं है तो एक बार देख लेते हैं। तो पानी आ रहा है, एरिया ए है, ठीक है, तो रो ए वी स्क्वायर मोमेंटम पर सेकंड लेके आता है। तो यहाँ से कितना पानी आगे जाएगा एक सेकंड में, वी, इसकी लंबाई वी होगी। ठीक है, इस पानी का मास कितना होगा, रो ए इंटू वी इंटू स्पीड, तो ये हमारा होता है मोमेंटम रिसीविंग पर सेकंड। तो दिस इज मोमेंटम पर सेकंड। याद रख होना चाहिए आपको, अगर कोई चीज़ ए एरिया की रो वेलोसिटी वी वेलोसिटी से रो में आ रही, तो दिस इज मोमेंटम मोमेंटम पर सेकंड रिसीव्ड। ठीक है, अब पानी जो है इस तरह से जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, अलोंग द कॉनिकल सरफेस जा रहा है, देख रहे हो, इस तरह से जा रहा है। ठीक है, तो उसका कुछ वाई मोमेंटम होगा, वो आपस में बैलेंस हो जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, और हमें फोर्स तो एक्स में ही लगाना है। तो अगर पानी ऐसे जा रहा है, जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है, उसी स्पीड से जा रहा है, तो रो ए वी स्क्वायर उसका मोमेंटम होगा पर सेकंड। तो उसका एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कितना होगा, ये एंगल थीटा है, मोमेंटम होगा सारे पानी का, पानी जो है सरफेस के अलोंग है, तो उसका अगर कंपोनेंट लेंगे तो हो जाएगा रो ए वी स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, तो क्लियरली उसका इनिशियल मोमेंटम था इस डायरेक्शन में रो ए वी स्क्वायर, उसका फाइनल मोमेंटम है, उसका मोमेंटम तो अभी भी पानी का ओवरऑल मैग्नीट्यूड अगर जोड़े एज ए वेक्टर नहीं जोड़े तो रो ए वी स्क्वायर ही होगा, बट उसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा रो ए वी स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, पर सेकंड। तो हमारा फोर्स जो हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड, तो वो हो जाएगा, और डायरेक्शन अपोजिट है तो फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल विथ साइन। तो अगर इस तरफ पॉजिटिव ले लो तो ये पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, या उस तरफ पॉजिटिव ले लो तो नेगेटिव माइनस पॉजिटिव, तो नेगेटिव, कुल मिला के दोनों को जोड़ना है भाई। अगर इधर इसका मोमेंटम इनिशियली 10 था, इधर 4 है, तो उनका डिफरेंस जो होगा चेंज इन मोमेंटम 6 थोड़ी होता है, 14 होता है। अरे बात समझ में, अगर 10 से 10 आ गया तो चेंज इन मोमेंटम 0 नहीं होता है, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर एक वेक्टर इधर 10 है और फाइनल वेक्टर इधर 10 है, तो चेंज जो होगा उसमें वेक्टर कितना चेंज होगा, 20 होगा यार। कुल मिला के समझ जाओ यार काम की बात, कि हमारा जो फोर्स होगा वो होगा इन दोनों का सम होगा, वो होगा रो ए वी स्क्वायर
अच्छा ए कौन सा है, बड़ा ए है ना, डजेंट रियली मैटर, एंगल ही तो पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बड़का बड़का ए यूज करके 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हमारा फोर्स लगेगा। इस फोर्स की हमें वैल्यू दी 3/2, 3/2। बाकी सब तो डायमेंशन के लिए होता है, उसको लिखें ना लिखें एक ही बात है। पर तुम नया नया हो तो हम लिख देते हैं। तो हमारा कॉस थीटा आ गया 1/2, और कोण का एंगल जो हो गया वो कितना आ गया, 60 डिग्री। सो दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी सॉल्व्ड। हमारे कोण का एंगल कितना है बच्चों, 60 डिग्री। ठीक है, तो क्या किया इसमें, तुमको लगा बहुत सिंपल है। ठीक है, करना एक बार में नहीं होता है आसानी से। ठीक है, इतना भी सिंपल नहीं है। ठीक है, तो हमें ये कहा गया था कि पानी आ रहा है कोन में सीधे सीधे बीच में, और कोन के साइड से जा रहा है। कितना फोर्स लगेगा कोन को पकड़ने के लिए, क्योंकि कोन की सरफेस के साइड से जा रहा है, तो उसका हम y कंपोनेंट इग्नोर करेंगे, आपस में बैलेंस कर लेंगे, सिर्फ हमें x कंपोनेंट देख। x कंपोनेंट जो है कॉस थीटा होगा, चेंज 1 प्लस कॉस थीटा होगा, उसकी वैल्यू हमें दी गई थी 3/2। हमने उसको बराबर कर दिया, कॉस थीटा हाफ आ गया, और हमारा क्वेश्चन हो गया। तो आई होप इस तरह के क्वेश्चन, एक पाइप जो है बेंड कर रहा है उसको आपको पकड़ना है, या एक प्लेन शीट है, पानी आ रहा है और शीट के अलोंग जा रहा है, या शीट के परपेंडिकुलर जा रहा है, या इससे टकरा के ऐसे जा रहा है। तो आई होप ये सारे सवाल आप आसानी से कर पाए। कितना फोर्स लगेगा, रो ए वी स्क्वायर का मल्टीपल। कितना मल्टीपल होगा, नॉर्मल के अलोंग देख लो कितना चेंज होगा। प्लेन शीट में इस केस में हमें फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम हमने देख लिया था। तो आई होप यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी वेल, कोई आपको इसमें दिक्कत ना आए, क्योंकि इस तरह के सवाल बच्चों आते हैं और हमें करने आने चाहिए। उनमें कुछ खास होता नहीं है, थोड़ा सा अपने आप पे भरोसा रख के करते हैं, क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं बच्चों आगे की ओर। हमारा अगला सवाल हमारी आंखों के सामने रहा ही। तो ये सवाल जो है थोड़ा सा भारी सवाल है। इट इज नॉट वेरी भारी, बट कैलकुलेशन हैवी सवाल, वो कैलकुलेशन हैवी सवाल भी आते हैं। ठीक है, मैं साइड में हो जाता हूँ, इस क्वेश्चन को पढ़ो जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, वी हैव अ सॉलिड स्फीयर ऑफ डेंसिटी आर। ये आर नहीं है बच्चों, ये रो है। ये क्या करते हैं ना, मैथ टाइप में टाइप करते हैं, मैथ टाइप में अगर आप कंट्रोल नहीं दबाओ, कंट्रोल आर रो बन जाता है, कंट्रोल छूट गया तो आर रह जाता है। इन द टो, या फिर जिसमें भी टाइप कर, सॉलिड स्फीयर हैज डेंसिटी रो इन द टॉप हाफ एंड 2 रो इन द बॉटम हाफ। ठीक है, ऊपर वाले हिस्से की डेंसिटी रो है, नीचे वाले की 2 रो है। इट इज केप्ट इन ए, पेन छूट गया, इट इज केप्ट इन ए यूनिफॉर्म फ्लूइड ऑफ डेंसिटी 3 रो। ठीक है, तो ऑब्वियसली ऊपर जाना चाहेगा, विथ ए हिंज एट द बॉटम एज शोन, जैसे इसमें शो किया गया है। ठीक है, such that it can freely perform oscillation about any horizontal axis through the hinge। ठीक है, ऐसे ऐसे घूम सकता है हिंज के अबाउट। फाइंड द पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, स्मॉल ऑसिलेशन का पीरियड निकालना, एसएचएम का सवाल। ठीक है, करो इसको। ठीक है, मैं एक बार साइड में हो जाता हूँ, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, बहुत सारा टर्म्स है, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, करें। तो ऑसिलेट कर रहा है हिंज के अबाउट, हिंज के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा। ठीक है, रिस्टोरिंग टॉर्क निकालना होगा, और दैट्स इट, वे डन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से चालू करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा सफियर है, अरे ये हमारा सफियर है। ठीक है, और ये हमारा हिंज है, इसकी डेंसिटी रो है, ये 2 रो है, मान लेते हैं इसका वॉल्यूम v है। ठीक है, तो इसका अलग निकालना पड़ेगा, इसका अलग निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो है रो v को m मान लेता हूँ, तो मुझे निकालना है इसका। तो क्लियरली इसका मास तो m/2 है। ठीक है, मान लेता हूँ मेरे पास एक फुल स्फीयर है। ठीक है, फुल स्फीयर में से नीचे वाला माइनस करेंगे तभी तो ऊपर वाला आएगा। ठीक है, उसका इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, उसकी डेंसिटी रो है। ठीक है, और मान लो ऊपर वाले पार्ट का I1 है, नीचे वाले पार्ट का I2 है।
तो हमें I1 में इंटरेस्ट है। पूरे स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I1 प्लस I2, और I की वैल्यू कितनी होगी? I की वैल्यू होगी 2/5 सेंटर एक्सिस के वॉट होता है, R शिफ्ट कर दिया, 2/5 प्लस 7/5, 7/5 mr²। मास क्या है इस पूरे सिस्टम का? रो इंटू वी, है ना, m ले लिया उसको मैंने वैसे भी, तो हो जाएगा mr²। अरे बात समझ में? I इसके अबाउट है, ये I1 इसके अबाउट है, I2 इसका है, दोनों मिला के I है। I की वैल्यू मुझे पता है, अब I1 या I2 निकालना है। ठीक है, क्या है, पूरा एक स्फीयर रो का लिया है। ठीक है, ये निकालने के लिए 2 रो को बाद में डील करेंगे। अब I1 या I2 कैसे निकाले? नीचे वाली एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो पहले I2 निकाल लेते हैं। I2 थोड़ा सा आसान पड़ेगा शायद, आई डोंट नो। ठीक है, कुछ भी नहीं पता अभी, जगह तो है नहीं, तो बड़ा बड़ा बड़का बड़का लिख दिए। ठीक है, अरे पूरा सेलेक्ट करना था भाई मुझे। अरे इधर कर देते हैं। ठीक है, अब I2 हमें निकालना है। तो ये हमारा पास छोटा सा स्फीयर है, इसका इस एक्सिस के अबाउट हमें पता है, ज्योमेट्रिक सेंटर के अबाउट भाई पूरे का भी कितना होता है, 2/5 होता है, तो आधे का भी 2/5 होगा। तो इसके अबाउट हमें I2 निकालना है। इसको ले लेता हूँ मैं I3, यहाँ ले लेता हूँ ICM, यहाँ ले लेता हूँ I2। ठीक है, तो I3 हमें पता है, I3 से मैं ICM निकालूंगा, ICM से I2 निकालूंगा। ठीक है, तो यहाँ से चालू करते हैं हम। I3 बराबर कितना होता है, 2/5, मास इसका आधा है, इंटू R²। ठीक है, M और R² तो सिर्फ डायमेंशन के लिए होते हैं, तो हमें नंबर से मतलब है। ठीक है, अब तो यहाँ से I2 बराबर हो जाएगा I3, विच इज 1/5। ठीक है, माइनस MD²। ठीक है, ICM पे जा रहे हैं ना हम, तो मास तो है 1/2 m/2 इंटू डिस्टेंस, भूल गया क्या होता है, आई थिंक 3/8 होता है। ठीक है, गोली मत मारना अगर मैं गलती से भूल जाऊँ तो, आई थिंक 3/8 होता है ना। तो MD² होता है ना 3/8 होता है, पक्का 3/8 होता है। देखो बच्चों, मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, तो थोड़ी सी तो शर्म की बात है बट ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो MD², तो इसको ले लेते हैं हम 3/8 का स्क्वायर। ठीक है, सही होगा यार, ऐसे थोड़ी, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, प्लस प्लस इतना तो कम हुआ, फिर इतना बढ़ गया, हाफ इंटू m/2 इंटू 5r/8 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू mr², पूरी चीज़ का गुणा कर देंगे हम mr² से आखिरी में। वो सिर्फ डायमेंशन के लिए होता है, तो उसकी हमें चिंता नहीं करनी है। ठीक है, तो ये मेरा I2 आ गया, आई पता है, I1 आ जाएगा। तो I2 की वैल्यू जल्दी से लिख लेता हूँ मैं। I2 हो गया मेरा 1/5 माइनस, अच्छा ये हो गया 25, 25 में से ये हो गया 9, तो बचा 16। ठीक है, हाफ इंटू हो गया प्लस इंटू 16/64, तो दिस थिंग इज 4। ये हो गया हमारे पास 8 और 5 13, है ना, तो 13/40, और ये चौक लगा दिया mr² का। ठीक है, थोड़ा सा लंबा सवाल है, इट्स ओके, इट्स ओके, इट डजेंट मैटर। ठीक है, कितना हो गया हमारे पास, 8, डबल चेक करें, 8 और 5 13 mr²। ठीक है, I2 आ गया, I1 भी आ जाएगा। I1 इज नथिंग बट 7/5 माइनस 13/40 इंटू mr²। ठीक है, तो I1 आ गया मेरे पास, को 8 से गुणा कर लेंगे, इसको भी 8 से गुणा कर लेंगे गणित के लिए। ठीक है, 56, 56 में से 13 गया। ठीक है, 56, 8 और 7 56 होता है ना, 7/5, 7/5 में से 8 56, 56 में से 13 गया, तो कितना बचा, कितना बचा बच्चों,
हाँ, कितना बचा, कितना बचा, 56, 56 में से 10 गया 46, 46 में से 3 गया 43, तो ये आ गया मेरे पास 43/40 mr²। कोई गलती तो नहीं करी, नहीं करी ना। I1 बहुत ज़्यादा होगा, 10/5 का बड़ा पार्ट वो लेगा, ठीक है। तो ये आ गया 43। अब इसका आ गया, इसका आ गया 43/40। अब इसका निकालना है, इसका हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हमने I2 निकाला था ना, डेंसिटी 2 रो है, उसको डबल ही तो करना है, उसको डबल ही तो करना है। तो अगर इसका I हम लें, तो I डैश ले लें, I डैश इज नथिंग बट 2 × I2, डेंसिटी डबल है, इंटू से डबल ही तो होगा, दैट्स इट। तो I डैश हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 26, I2 कितना आया था, 13 आया था ना, 26/40 mr²। तो हमारा हो गया सवाल, I आ गया। तो सबसे पहले I लिख लेते हैं हम, I बराबर, सिंपल SHM का सवाल है, I पता है, टॉर्क पता है, टाउ इज इक्वल टू I अल्फा, ठीक है। कैलकुलेशन डबल चेक कर लेंगे, पहले एक बार जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 23, 26 और 43, 26 और 43, तो क्वेश्चन इज 23 और 43, 13 आया था इसमें, ये आया था 16, 1/8 आया था, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और माइनस करें 56 में, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सब ठीक है। तो इसको कर लेते हैं हम, तो ये हो गया 4 और 2 6, 6 और 3 9, 69/40। कहाँ पहुँच गए हम, I इक्वल्स टू 69/40, और ये छोंक लगाने के लिए mr²। तो वी नो I। अब ये क्वेश्चन जो है हमें एक्चुअली सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन जो है हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 69 आया ना, क्या करते हो, कहाँ कांड कर दिए यार, ये क्या है ना, बहुत बदतमीजी हो रही है, मिटाते हैं तो चीज़ सामने आती है, ठीक है। तो आई हमारा आया 69/40 इंटू mr²। इसको चेक कर लेते हैं, 26 और 69 होता है, हाँ, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन देखो, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, टाउ इक्वल टू I अल्फा, आई को इधर लाओगे, आई डिनोमिनेटर में आएगा, यहाँ पे कहीं थीटा आएगा, इक्वल्स टू अल्फा होगा, तो ओमेगा² में क्या होगा, 1/i आएगा। तो टाइम में क्या आएगा, I ऊपर आएगा, ठीक है। कहानी का सार ये है कि I ऊपर आएगा रूट के अंदर, ठीक है। और 69 जो होता है, 69 जो होता है वो हम उसका बता सकते हैं, वो क्या है, अलग नंबर है, क्यों, क्योंकि वो 23 का मल्टीपल है। तो 23 वाला ऑप्शन जो होगा, जिसमें 23 होगा वही आंसर हो सकता है, 23 कहीं जा नहीं रहा, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसमें 23 आ रहा है, आंसर सेकंड ही होगा। तो बिना सॉल्व करे ये क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम हॉल में मैं बैठ के नहीं देखने वाला, मुझे यहाँ पे 23 दिख गया, 23 एक ही जगह आ रहा है, क्वेश्चन इज नाउ सॉल्व, ठीक है। अब आप कहोगे कि नहीं सर, सवाल सॉल्व करना ही हमें, कर लो ना यार, क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, टॉर्क निकाल लो, ठीक है। टॉर्क कैसे निकालते हैं वो भी चलो मैं बता देता हूँ, बट क्वेश्चन इज सॉल्व। ऑप्शन वाले सवाल में, हर सवाल में एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं निकालना होता, ऑप्शंस का यूज़ करना होता है, टाइम्ड एग्जाम है, इन्फाइनाइट टाइम हमारे पास नहीं है, ऑप्शन का यूज़ करके सीधे सीधे इसका आंसर सेकंड आएगा। पर सीखने के लिए बता देता हूँ टॉर्क कैसे निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो टॉर्क निकालना में, टॉर्क निकाल लेते हैं, जो ये है हमारा, हमने फियर बना दिया और इसको थोड़ा सा टर्न किया हमने, कितना टर्न किया, थोड़ा सा, क्या टर्न किया, थोड़ा सा, दिखा रहे हैं बहुत ज़्यादा, पर टर्न किया ऑब्वियसली थोड़ा सा, ठीक है। तो इस पर लगने वाले फोर्सेस जो है, फोर्सेस जो होंगे वो होगा, ऊपर की तरफ लगेगा बायएंसी फोर्स, ये होगा 3 रो
VG, ठीक है। और इसका जो हिंज है, हिंज से जाती हुई जो लाइन होगी, हिंज देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, ठीक है। इस पे लाइन होगी 3 रो VG, और यहाँ पे 2 रो वाले का फोर्स लगेगा नीचे की ओर, ग्रेविटेशनल फोर्स, या रो वाले का फोर्स लगेगा नीचे की ओर, ठीक है। अगर ये वर्टिकल लाइन लेके मैं ये एंगल थीटा ले लेता हूँ, ठीक है, तो हमारे जो फोर्सेस लगेंगे, जो इस पे टॉर्क होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है। उससे पहले ये वाला फोर्स लिख लेता हूँ, ये वाला फोर्स है रो V/2G, ये वाला फोर्स है 2 रो V/2G। हमारा जो टॉर्क होगा उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं लिख सकता हूँ रिस्टोरिंग टॉर्क 3 रो VG, तो फोर्स हो गया इनटू एंगल थीटा स्मॉल है R थीटा, ठीक है। और टॉर्क और थीटा में माइनस लगाना होता है ना, तो माइनस लगा लेना, हाँ, परेशान मत होना, ठीक। ये एक तरफ है, दूसरी तरफ जो होगा माइनस, ये है रो VG, नीचे वाले हाफ, इसका डिस्टेंस 3r/8, 5r/8, 3r/8, 5r/8 थीटा, तो 5r/8 थीटा। तो ये रो VG/R तो आप हटाई, तो नंबर से मतलब है, उसको साइड में कर दो, माइनस यहाँ पे कितना है R + 3r/8, कितना होता है R + 3/8, कितना होता है R + 3, 11/8, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हाफ, ठीक है, हाफ इंटू 11/8 इंटू रो VG/R, ठीक है। टॉर्क आ गया, टॉर्क = I अल्फा करोगे, आंसर आ जाएगा। द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, इसको आप यूज़ कर पाए, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमें कि एक पानी में एक हिंज करके हमने सिलेंडर रखा था, और सिलेंडर जो है वो उसके स्मॉल ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालना था। तो कैसे निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टाउ इक्वल्स टू I अल्फा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, तभी मैंने कह दिया कि 23 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सही होगा। फिर भी मैंने कहा चलो आपको टॉर्क निकाल के बता देता हूँ, टॉर्क निकाल के बता दिया, दोनों को आपको बराबर करना है, ठीक बच्चों। तो बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है वो है, फ्लूइड में सब पूरी मैकेनिक्स के सवाल बनते हैं, तो ये सवाल है आई थिंक सरफेस टेंशन। मैं साइड में हो जाता हूँ, आप अटेंड कीजिए सवाल को, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। हमारा ये जो सवाल है वो क्या है, वी हैव 2 स्फेरिकल सॉप बबल्स, 2 स्फेरिकल सॉप बबल्स, दे आर इन वैक्यूम, दे आर कनेक्टेड, ठीक है, थ्रू ए नैरो ट्यूब, ठीक है। रेडियस ऑफ लेफ्ट बबल इज R एंड दैट ऑफ द अदर इज, लेफ्ट के अलावा क्या होता है, राइट ही तो होता है। तो इसकी R है, इसकी R से हल्की सी छोटी है, इसकी भी R ही है, पर इसकी इसकी रेडियस जो है हल्की सी छोटी है, लेस देन R है। हवा कहाँ से कहाँ जाती है, हवा कहाँ से कहाँ जाती है, हवा कहाँ से कहाँ जाती है, हवा हमेशा छोटे स्फीयर से बड़े स्फीयर जाती है, ठीक है। हवा कहाँ कहाँ जाती है, छोटे स्फीयर से बड़े स्फीयर जाती है। क्यों, छोटे स्फीयर में प्रेशर ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से जो वो लगता है प्रेशर में चेंज, वो होता है 4T/R, ठीक है, 4T/R होता है, ठीक है। कैसे होता है ये भी मैं अभी बता देंगे, ठीक है, उसको भी प्रूव कर लेंगे, क्योंकि सरफेस टेंशन में हमेशा कंफ्यूजन होता है, ठीक। कभी 4T/R होता है, कभी 2T/R होता है, कभी T/R होता है, कैसे क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ दिस टुगेदर, ठीक है बच्चों। करते हैं इसको, कहाँ गया था मेरा ये, हाँ, करते हैं इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। एयर फ्लोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ऑब्वियसली छोटे से बड़े में जाती है, वेरी स्लोली, ठीक है। क्वासी स्टैटिक सवाल है, एक्चुअली सवाल KTG का है, पर सरफेस टेंशन है इसमें, तो इसको हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। एट एनी इंस्टेंट, इंस्टेंस होता है, इंस्टेंट होता है, ठीक है, आई डोंट रियली केयर। R1 A1 V1 N1 आर रेडियस, सरफेस एरिया, वॉल्यूम नंबर इन द लेफ्ट बबल, जो बबल फूल रहा है, ठीक है,
and R2, A2, V2, N2 are the same quantities for right bubble. ठीक है, ओके, थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, assume that temperature remains constant। ठीक है, आइसोथर्मल क्वेश्चन है। सपोज एट एनी इंस्टेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट सम इंस्टेंट। ठीक है, अंग्रेजी थोड़ी लेखक को सुधारने की जरूरत है। सपोज एट सम इंस्टेंट, सम इंस्टेंट होता है, इंस्टेंस होता है। अगेन, एट सम इंस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स इन द लेफ्ट फूल रहा है, इज 4 टाइम्स, 4 गुना है, ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इन द राइट बबल, देन सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। दोनों की रेडियस निकालनी है हमें और क्या कांस्टेंट रहेगा ये निकालना है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा एक बार ट्राई करो पॉज करके। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल आते हैं सरफेस टेंशन की वजह से, प्रेशर में चेंज वाला सवाल आता है। ठीक है, बहुत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है, सबसे पहले सरफेस टेंशन की वजह से प्रेशर में चेंज जो है, वो फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक स्क्वायर बॉक्स है, फील्ड है, उसमें हवा भरते हैं। ये आपके पास बॉक्स है, पहली चीज। ठीक है, अब इसमें हमने हवा भरी तो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, मोटा हो जाएगा, मुटवा जाएगा। हाँ, इसकी जो है सब कुछ जो है फूल जाएगी। ठीक है, तो अगर ऐसी एक सरफेस है आपके पास, ठीक है, यहाँ प्रेशर P1 है, यहाँ प्रेशर P2 है, P2 इज ग्रेटर देन P1। ठीक है, कॉनकेव साइड पे प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, कॉनकेव साइड। ठीक है, अगर रिजिड नहीं है, प्रेशर गाइड कर रहा है बेसिकली का वो, तो अब तो लिख लिया इसमें, साइड हैज हायर प्रेशर। ठीक है, कितना ज़्यादा होता है अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा बबल बना लेता हूँ। ये बबल है, इसमें प्रेशर हमें निकालना है। ठीक है, तो इसका बहुत सारे तरीके होते हैं, तो सबसे आसान तरीका होता है इसका आधा ले लिया। अब यहाँ पे सरफेस टेंशन की वजह से एक बबल एक दूसरे से अटैच्ड है, और तो वो जो फोर्स लगाएगा वो लगेगा T इंटू 2πr एक सरफेस की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे 2 सरफेस है, बबल है, तो इंटू 2, और यहाँ प्रेशर P1 है, यहाँ प्रेशर P2 है। इन प्रेशर डिफरेंस की वजह से प्रोजेक्शन एरिया जितना फोर्स लगता है वो फोर्स लगेगा डेल्टा P इंटू πr²। ठीक है, परछाई ले लो, परछाई जितना ही फोर्स लगता है, क्योंकि फोर्स हर डायरेक्शन में लग रहा है, वो सब बैलेंस रहता है, एक साइड वाला जोड़ता है, तो सिर्फ प्रोजेक्शन हमारे काम आता है, P डॉट। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा डेल्टा P जो आ जाता है, डेल्टा P आ जाता है, काम की बात कितना आया, 4T/। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये फॉर्मूला कि प्रेशर चेंज इज इक्वल्स टू 2T/r पर सरफेस। अब यहाँ पे 2 हो गई ना बबल पे, 2 वाटर एयर इंटरफेरेंस हो गई फॉर स्फीयर। ठीक है, अगर मान लो सरफेस स्फीयर नहीं है, जैसे कि एक धागा है, धागे को हमने पानी में डुबो के निकाला, तो यहाँ भी अंदर साइड कॉनकेव है, तो यहाँ पे अंदर और बाहर में क्या चेंज होगा, या फिर सरफेस अजीब सी। ठीक है, जैसे बोतल है आपके सामने, पानी की बोतल है, तो यहाँ पे इस तरफ कॉनकेव है। भाई अगर हम यहाँ से इधर जाएं, पेन नहीं है मेरे पास जिससे मार्क कर सके, मार्कर नहीं है, मार्कर से बताते जाए, तो यहाँ से इधर जाएं तो कॉनकेव अंदर की साइड अंदर ज़्यादा होना चाहिए, और ऐसे परपेंडिकुलर जाए तो क्या है, सरफेस बाहर की साइड है। ठीक है, सरफेस बाहर की साइड है तो बाहर प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। तो जब ऐसे दो तरफ जब सरफेस स्फेरिकल नहीं होती है, तो प्रेशर चेंज जो होता है वो हमारा होता है यहाँ पे, एक तो इसकी वजह से अंदर और एक बाहर, तो प्रेशर चेंज हो जाता है P इंटू 1/r1 प्लस 1/r2 पर सरफेस। ठीक है, मतलब एक धागा है, तो धागे में हम मान लो इसकी थिकनेस T है। ठीक है, तो एक तो इधर जा रहा है,
ऐसे ऐसे जा रहे हैं और एक ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो R1 और R2 जो होता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो अगर हम ऐसे जा रहे हैं यहाँ पे प्रेशर चेंज हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा T इंटू 1/R। और इस तरफ जा रहे हैं तो इसकी रेडियस इन्फाइनाइट है, स्ट्रेट लाइन की रेडियस इन्फाइनाइट होती है, तो प्लस 1/इन्फाइनाइट, तो कितना हो जाएगा T/R, ठीक है। और जैसे बोतल है तो इसमें क्या होगा, ये वाला अगर हम अंदर वाला प्रेशर बड़ा मान रहे हैं तो इसकी वजह से बढ़ेगा और इसकी वजह से घटेगा। इस तरफ जाने पे कौन का साइड बाहर, दो मूव करेंगे, एक बार इधर करेंगे एक बार इधर करेंगे, ठीक है। तो ये जनरल जो होती है किसी भी सरफेस पे प्रेशर डिफरेंस उसकी वजह से, थिन फिल्म की वजह से निकालना हमें आना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब बात ये है, ये सवाल हमको करना था, ठीक है। तो बबल है, बबल में अभी हमने निकाल लिया, ठीक है। कितना होगा 40/R, 2T/R पर सरफेस, पर स्फेरिकल सरफेस, और हो जाएगा वो 40/R, ठीक है। अब वैक्यूम है तो वही प्रेशर है, बाहर से तो कुछ नहीं, डेल्टा P इक्वल्स टू P, प्रेशर हमारा आ गया 40/R, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्या यूज करेंगे, गैस इक्वेशन सभी को आती है, PV बोले तो nRT, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कितना हो गया हमारा 40/R, R किसी भी इंस्टेंट पे R है हमारे पास, ठीक है। उसकी रेडियस मान लेते हैं R1 है, ठीक है। इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 इंटू पाई R1 क्यूब इक्वल्स टू N1RT, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो दूसरा हमारे पास हो जाएगा, सेम इक्वेशन होगी दूसरे के लिए, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आ रहा है R1 स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू N1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, सब कुछ इतना नहीं लिखूँ, इक्वल्स टू KN1, और दूसरे वाले की रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू KN2, ठीक है। दोनों को ऐड कर लूँ तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल्स टू K इंटू N1 प्लस N2। अब बच्चों ये भी कांस्टेंट तो है ही, सम ऑफ N1 प्लस N2, मटेरियल तो कांस्टेंट ही है, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर कांस्टेंट है, तो इसको 4 पाई से मल्टीप्लाई करूँ, मेरे पास आ गया सम ऑफ एरिया जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा हमारे पास, सम ऑफ एरिया जो है वो कांस्टेंट रहेगा, दोनों का एरिया का सम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा बच्चों, ठीक है। क्यों रहेगा, सिस्टम का टेम्परेचर T है, सिस्टम की एनर्जी उतनी रही, ठीक है। सिस्टम की एनर्जी गई बढ़ी, सरफेस एनर्जी भी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, सरफेस एनर्जी एरिया के प्रोपोर्शनल होती है। तो ये हम वैसे ही बता सकते थे, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी हमें, ठीक है। बट कोई बात नहीं, एक से ज़्यादा तरीके आने चाहिए। टेम्परेचर कांस्टेंट है, सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट है, तो सम ऑफ एरिया ऑब्वियसली कांस्टेंट रहेगा, ये सही है। सम ऑफ एरिया कांस्टेंट है तो R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब कांस्टेंट नहीं होगा, तो ये गलत है। N1 इज 4 टाइम्स N2, तो हमें रेडियस बतानी है, ठीक है। R1 किसकी है, लेफ्ट वाले की, ठीक है। तो N1 इज 4 टाइम्स N2, तो ऑब्वियसली A1 इज 4 टाइम्स A2, R1 स्क्वायर N1 के प्रोपोर्शनल था, ठीक है। तो उसके बाद और सम ऑफ एरिया कांस्टेंट है, ठीक है। इनिशियली दोनों की रेडियस R थी, ठीक है। तो इनिशियली हमारा एरिया कितना था, तो टोटल एरिया A1 प्लस A2 वो कांस्टेंट है, पहले कितना था 8πr स्क्वायर, तो इक्वल्स टू 8πr स्क्वायर, ठीक है। और A1 इज 4 टाइम्स A2, तो अगर हम इसको सॉल्व करें, हमें A1 निकालना है, तो यहाँ पे A1 की जगह 4A2 लिख लेते हैं, तो यहाँ से क्लियरली A2 आ जाएगा, 8/5 पाई आर स्क्वायर, और A1 आ जाएगा 32/5 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से R2 आ जाएगा, कैसे निकालोगे R2, 4 पाई R2 स्क्वायर इक्वल्स टू A2, जैसे इसको करोगे तो इसमें से 4 पाई हटा दोगे
तो ये आ जाएगा √2/5 इंटू आर, और दिस इक्वल टू R2, और R1 जो है वो आ जाएगा एरिया 4 टाइम्स है, रेडियस 2 गुना होगी 8/5 इंटू आर, 2 को अंदर भेजेंगे तो 8 हो जाता है, 4 हो जाता है, 4 इंटू 2 8 हो जाता है। तो आई बिलीव दिस क्वेश्चन इज सॉल्व। 8/5, 2/5 और A1 + A2 इज कॉन्स्टेंट। ठीक बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या क्या किया इस सवाल में मैंने बच्चों, क्या क्या किया, थोड़ा सा बताओ, थोड़ा सा बताओ। तो हमने कहा कि प्रेशर निकाल लेते हैं, वैसे हमें पता होना चाहिए प्रेशर डिफरेंस जो होता है 2T/R फॉर स्फेरिकल सरफेस होता है पर सरफेस, यहाँ पे 2 सरफेस है तो 4T/R हो जाएगा। ठीक, मैंने कहा अगर नॉन स्फेरिकल सरफेस है तो उसमें क्या करते हैं, उसमें हम 2 बार परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं और 1/R1 + 1/R2 करते हैं। एक छोटा सा सवाल, मिनी सवाल भी मैंने कर दिया, यहाँ पे अंदर प्रेशर में डिफरेंस T/R होगा, बोतल का भी एग्जाम्पल बताया। तो नाउ इक्विप्ड विद दैट नॉलेज, यहाँ पे चूंकि बाहर वैक्यूम है तो हमारा जो प्रेशर होगा वो सीधे सीधे 4T/R होगा। तो ये PV = NRT रखा हमने, तो हमने देखा कि R1² प्रोपोर्शनल टू N1 है, मतलब एरिया प्रोपोर्शनल टू N1 है। अब N1 + N2 कांस्टेंट है तो सम ऑफ एरिया भी कांस्टेंट होगा। फिर मैंने कहा दूसरे तरीके भी देख सकते हैं, गैस की एनर्जी बदल नहीं रही है, सरफेस एनर्जी ना वो ले रहा है ना दे रहा है, तो सरफेस एनर्जी भी हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तो एरिया कांस्टेंट रहना जरूरी है। ठीक है, अब हमें कहा गया था कि एक जगह मोल दूसरी जगह से 4 गुना है, एरिया भी 4 गुना होगा, रेडियस 2 गुना होगी। फिर हमने उसको सॉल्व करके निकाल लिया, सम ऑफ एरिया कांस्टेंट है, इनिशियल एरिया 8/R² है, वही एरिया फाइनल होगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह के कई सारे अच्छे अच्छे सवाल हम और आप मिलके करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप यू कीप डूइंग वेरी वेरी वेल और आगे बढ़ते रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में। चलिए बच्चा, थैंक यू।